आज हम वापस से आपके लिए काफ़ी बेहतरीन एनिमे लेकर आए हैं जो ज़रूर आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का भी सबसे पहले पता चल सके। अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम झाड़ियों में छुपी एक लड़के को देखते हैं जो 3 आदमियों को देख रहा होता है। असल में वो तीनों आदमी गुंडे थे और वो लड़का उन पर अटैक करने वाला होता है। हालांकि वो लड़का काफी डरा दिख रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो उन तीनों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो लड़का कुछ करता इससे पहले 2 बच्चे उन गुंडों के सामने आ जाते हैं। फिर उन दोनों में से एक लड़की उन गुंडों से कहती है कि अब उन्हें ये काम छोड़कर एक असली जॉब करनी चाहिए। अब इससे उन गुंडों को काफी गुस्सा आ जाता है और उनमें से एक आदमी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि अब उनके चुप होने का टाइम आ गया है और उनके पास जो भी कीमती सामान है वो उन्हें दे दे। तभी वो दूसरा लड़का उन तीनों गुंडों के आगे 3 पेपर फेंकता है, जिसमें से 3 काफी बड़े मुक्के निकलते हैं और उन गुंडों को लगते हैं, जिससे वो तीनों गुंडे वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब वो लड़का हंसने लगता है और उसे लग रहा था कि उसने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन तभी इसके साथ वाली लड़की उसे मारती है और कहती है कि अब उसकी वजह से वो कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि उनका लीडर कौन है। अब वो तीनों वापस आगे जाने लगते हैं क्योंकि जो हो गया वो हो गया, अब वो उसे बदल तो नहीं सकते। वहीं वो लड़का झाड़ियों में से सब देख रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों कौन है। फिर एक नदी के पास वो दोनों खाना खा रहे होते हैं और वो लड़की झाड़ियों में एक पत्थर मारकर जो कोई भी है उसे बाहर आने को कहती है। अब वो लड़का बाहर निकलता है और अपना नाम शिनसुके बताता है और बताता है कि वो वॉरियर पिलग्रिमेज की तरफ से है। फिर वो लड़की शिनसुके से पूछती है कि वो उनका पीछा क्यों कर रहा है, जिस पर शिनसुके बताता है कि उसने देखा कि कैसे उन्होंने उन गुंडों को हरा दिया था। फिर शिनसुके पूछता है कि वो टेक्निक कैसे काम करती है जिसकी मदद से उन्होंने उन गुंडों को हराया था, जिस पर वो लड़का शिनसुके कहता है कि ये उसका काम नहीं है और वहां से जाने लगता है। पर तभी शिनसुके बताता है कि उसे पता है कि उनका लीडर कहाँ छुपा है और अगर वो अपने बारे में उसे बताएंगे तो वो लीडर का पता उन्हें दे देगा। तभी वो लड़का रुकता है और अपना नाम जिंका बताता है और बताता है कि वो एक एस्थेटिक सेज है। फिर वो लड़की बताती है कि वो एक फॉक्स स्पिरिट है और उसका नाम टामा है और वो दोनों मुंह बोले भाई बहन है। फिर जिंका बताता है कि जो कुछ देर पहले शिनसुके ने देखा वो टैलिस्मैन सॉर्सरी थी जो उसने अपने स्पिरिट पावर से यूज की। पर शिनसुके हंसने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों उनसे झूठ बोल रहे हैं। पर तभी टामा शिनसुके को एक सांप से डराती है और शिनसुके शांत होकर उन्हें लीडर का पता बताने के लिए मान जाता है। जिसके बाद शिनसुके उन्हें एक खंडहर में ले जाता है जहां वो एक हेलमेट वाले इंसान को दिखाता है और बताता है कि वो उस ग्रुप का लीडर है और कहते हैं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आज तक किसी ने उसे बिना हेलमेट के नहीं देखा। साथ ही उनका गुंडों का ग्रुप भी इस जगह काफी ज्यादा फेमस है और वो सभी काफी खतरनाक भी हैं। शिनसुके उन्हें साथ मिलकर काम करने की कहता है, लेकिन टामा कहती है कि वो ऐसे किसी के साथ कैसे काम कर सकते हैं जो सांप से ही इतना डरता हो। पर शिनसुके कहता है कि वो सांप से जरूर डर गया था, लेकिन वो स्वॉर्ड्स के साथ काफी अच्छा है, इसलिए वो उनकी काफी मदद कर सकता है। पर शिनसुके ये बात काफी ज्यादा तेज बोल देता है, जिसकी वजह से सभी गुंडों को भी उन तीनों के वहां होने का पता चल जाता है और कई लोग उन्हें पकड़ने आने लगते हैं। तभी टामा जिंका से कहती है कि उनका गोल सिंपल है, उन्हें बात करके सब पता करना है। अब हम देखते हैं कि उन तीनों को लीडर के सामने लाया जाता है और टामा लीडर से बात करने आगे बढ़ती है। फिर टामा लीडर से कहती है कि जो वो कर रहा है वो गलत है, इसलिए उसे ये सब नहीं करना चाहिए और अब रुक जाना चाहिए। ये सुनकर वहां खड़े सभी गुंडे हंसने लगते हैं और जल्दी से उन तीनों को मार देने की कहते हैं। पर तभी टामा कहती है कि अभी वो सभी गुंडे जो चाहिए वो कर सकते हैं क्योंकि अभी वो सभी जवान हैं, लेकिन एक बार जब वो ये उम्र पार कर लेंगे तब वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि तब उनकी बॉडी में इतनी पावर नहीं होगी। इसलिए उन्हें अभी से ये सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर अभी उन्होंने ये सब नहीं छोड़ा तो आगे चलकर उनके साथ बिल्कुल सही नहीं होगा। इसलिए उन्हें मिलकर एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जिसमें लोगों को डरना ना पड़े, जिसमें लोगों को चोरी ना करना पड़े, जिसमें लोग आराम के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अभी टामा की इतनी अच्छी स्पीच के बाद भी कोई उसकी बात नहीं माना था और वो सभी उसके ऊपर अटैक करने आने लगते हैं। पर तभी जिंका उन पर अटैक करके उन्हें रोक देता है और टामा से कहता है कि उसने पहले से ही कहा था इंसानों पर इतना टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। अब उनका लीडर सभी को मार देने का ऑर्डर देता है और सभी गुंडे उन तीनों पर अटैक करने लगते हैं। पर जिंका और टामा उन सभी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और काफी आसानी से सभी गुंडों को मार भी रहे थे। तब ये गुंडा शिनसुके पर भी अटैक कर देता है, पर शिनसुके उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन शिनसुके उस पर अटैक करने में काफी डर रहा था। लेकिन शिनसुके हिम्मत इकट्ठा करता है और अपनी पूरी पावर के साथ स्वॉर्ड से उस आदमी पर अटैक करता है।
शिनसुके का अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो उस आदमी की स्वॉर्ड के साथ साथ उसका हेलमेट भी तोड़ देता है, जिससे उस आदमी को काफ़ी चोट भी लगती है। टामा जिंका को देखने की कहती है कि कैसे शिनसुके ने एक ही अटैक्स में उस आदमी का हेलमेट तक तोड़ दिया। फिर शिनसुके चिल्लाते हुए लीडर पर अटैक करने जाने लगती है, लेकिन तभी लीडर के हेलमेट में से 2 हाथ निकलते हैं और शिनसुके की स्वॉर्ड पकड़ लेते हैं। ये देखकर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और हेलमेट से एक मुंह भी बाहर आता है और शिनसुके के ऊपर चिल्लाने लगता है कि उसकी वजह से उसे बाहर आना पड़ा। टामा बताती है कि वो एक कारवा है और वो एक डेड स्पिरिट्स होती है। फिर टामा कहती है कि चाहे कोई इंसान हो या मॉन्स्टर, पर वो किसी को बुरे काम नहीं करने देंगे। ये सुनकर वो कारवा और गुस्से में आ जाता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी टामा अपने मुंह से ब्लड निकालती है और जिंका उसे चाट लेता है, जिससे टामा की पावर जिंका में ट्रांसफर हो जाती है और अब जिंका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। टामा शिनसुके के बताती है कि एक बार जिंका इस फॉर्म में आ जाए तो कोई उसे हरा नहीं सकता। अब कारवा अपने लोगों से जिंका पर अटैक करने की कहती है, पर कोई भी जिंका के सामने टिक नहीं पाता और कारवा खुद ही जिंका पर अटैक करने लगता है, पर वो भी जिंका के सामने कुछ नहीं कर पाता। पर जिंका सीधा कारवा पर अटैक करता है, जिससे वो कारवा वहीं ख़त्म हो जाता है। अब जिंका अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और टामा और जिंका उस कारवा की स्पिरिट को आज़ाद कर देते हैं। अब शिनसुके उन दोनों के साथ उनके घर आ जाता है, जहां और भी कई लोग थे जो किसी मॉन्स्टर को मारने की बात कर रहे होते हैं। जिंका से शिनसुके को पता चलता है कि वो सभी उन दोनों के सीक्रेट के बारे में जानते हैं। टामा शिनसुके से पूछती है कि वो उनके साथ क्या कर रहा है, कहीं वो उनकी मदद तो नहीं करना चाहता एक शांत और अच्छी दुनिया बनाने में। पर शिनसुके मना करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस इसी तरफ जा रहा था, लेकिन अब काफ़ी रात भी हो चुकी है तो शायद आज रात उसे उन्हीं के साथ रुकना पड़े। उसी रात शिनसुके नींद से उठता है और बाहर जाकर ट्रेनिंग करने लगता है। शिनसुके के दिमाग में चल रहा होता है कि आज उसके साथ काफ़ी कुछ हुआ, उसे ऐसी चीज़ों का पता चला जो उसे लगता था कि सच नहीं है। साथ ही आज उसने अपनी स्वॉर्ड से एक कारवा को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, जिससे शिनसुके काफ़ी खुश हो रहा होता है। फिर शिनसुके सोचता है कि क्या वो अपनी स्वॉर्ड से कारवा को मार भी सकता था, क्या वो इतना स्ट्रांग है। तभी शिनसुके के पीछे टामा और जिंका आ जाते हैं, जो काफ़ी देर से शिनसुके का दिमाग पढ़ रहे थे। टामा शिनसुके को लात मारकर पानी में गिरा देती है और कहने लगती है कि वो कितने ज़्यादा सपने देखता है। शिनसुके उनसे उनका दिमाग न पढ़ने की कहता है। जिंका शिनसुके को बताता है कि टामा को उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शिनसुके बिना बताए इतनी रात में अकेले क्यों निकल गया। टामा कहती है कि उसे नींद आ रही है, इसलिए वो जिंका के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे टामा और जिंका अगले मॉन्स्टर को मारने निकल जाते हैं और शिनसुके भी उनके पीछा करता है। वो दोनों रुके होते हैं और शिनसुके उन्हें कुछ देर से देख रहा होता है, लेकिन तभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर शिनसुके के पीछे आ जाता है और शिनसुके पर अटैक करने वाला होता है, पर जिंका का साथ ही शिनसुके को लात मारकर दूर कर देता है और खुद उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। फिर जिंका के दोनों साथी उस कारवा को मैजिक रोप से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी जल्दी वो मॉन्स्टर निकल जाता है। अब जिंका खुद उस कारवा से फाइट करने लगता है और अपने मैजिक वाले हाथों का वापस से यूज़ करता है और उस कारवा को हर तरफ से पकड़ लेता है। जिंका उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो अपना कारवा हाथ बीच में ले आता है, जिसकी वजह से जिंका को रुकना पड़ता है। तभी वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और शिनसुके भी काफ़ी डर जाता है और उन सभी के पीछे जाने लगता है। अब वो सभी एक खाली घर में आकर बैठ जाते हैं। शिनसुके टामा और जिंका से पूछता है कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, क्योंकि वो दोनों अपने साथ 2 आदमियों को भी इतनी देर तक उठाकर भागते हुए आए हैं। टामा बताती है कि जिंका एक सेज होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उसे ट्रेनिंग भी तो कोकू गेट ने दी है। कोकू गेट का नाम सुनकर वो सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कोकू गेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेज है और कहा जाता है कि आज तक उसने जितने भी इंसान या कारवा से फाइट की है, कोई भी जिंदा नहीं बचा। वो सभी जिंका से पूछते हैं कि कोकू गेट की सेज तो काफ़ी मुश्किल रहती होगी, पर जिंका बताता है कि कोकू गेट ने उसे बचपन से बड़ा किया है तो उसे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं लगता है। अब टामा उन दोनों आदमियों से उस कारवा के बारे में सब बताने की कहती है, क्योंकि अब जिंका ने उसकी जान भी बचाई है और अगर जिंका वहाँ बीच में नहीं आती तो वो दोनों अब तक मारे जा चुके होते। अब वो आदमी उन्हें बताता है कि उस कारवा का नाम शागुन है और वो असल में एक इंसान है। वो दोनों आदमी बताते हैं कि शागुन एक इनहैंस ह्यूमन स्पिरिट है। डांगा यू अपने मेन टेम्पल में लोगों को इंसान से कारवा बना रहा है, जिससे वो अपनी फाइटिंग फोर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। फिर टामा पूछती है कि शागुन ऐसा कैसे बन गया, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि शागुन शांत नहीं बैठा रहा था और इससे पहले वो एक फॉर्मर था, जिसकी वजह से इसके बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और आखिर में वो ऐसा बन गया।
फिर शागुन वहाँ से भाग गया और अपने विलेज वापस आ गया, लेकिन यहाँ सभी लोग शागुन से डरकर भागने लगे, जिसकी वजह से शागुन ने सभी को काफ़ी बुरी तरह से मार दिया और अब वो काफ़ी ज़्यादा अकेला है। अब वो दोनों आदमी कहते हैं कि वो शागुन को मारकर उसकी मदद ही कर रहे हैं, क्योंकि शागुन अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये सुनकर शिनसुके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो लोग इंसानों को मॉन्स्टर बना रहे हैं और इसे मदद का नाम दे रहे हैं। तभी टामा शिनसुके को लात मारकर दूर कर देती है और आगे का काम उन दोनों भाई बहन पर छोड़ने की कहती है। टामा और जिंका अकेले ही शागुन को मारने की कहते हैं और इससे उन दोनों आदमियों का ही काम कम होगा, वो तो दोनों भी इस पर कुछ नहीं कहते। अब वो दोनों बाहर जाते हैं और टामा के ब्लड से जिंका वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर वो दोनों आदमी भी काफ़ी हैरान होते हैं। तभी वहाँ शागुन भी आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन अब की बार जिंका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था और शागुन को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। पर शागुन भी कम नहीं था, वो भी जिंका को मारता है और उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रांग लेजर बीम से अटैक करने वाला होता है। पर जिंका एक काफ़ी बड़ा मैजिकल पंच बना लेता है और उससे शागुन पर अटैक करता है, जिससे वो कारवां पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उस कारवां में से एक लड़की बाहर आती है। असल में उसे ही इंसान से कारवां बनाया गया था। वो दोनों आदमी उस लड़की को लेने आने लगते हैं, लेकिन तभी शिनसुके उनके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहीं भी ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि अगर वो उसे वापस ले गए तो हो सकता है कि वो वापस उसे कारवां बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं जिंका भी उन दोनों को काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है, जिससे डरकर वो दोनों वापस चले जाते हैं। वो दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी टामा उन्हें रोकती है और उनसे उसका मेन टेम्पल दिखाने को कहती है। लेकिन ये सुनकर वो दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक डांगायू में 300 से भी ज़्यादा टेम्पल है, तो ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। पर फिर भी टामा पीछे नहीं हटती और उन्हें दिखाने की कहती है। वो दोनों जाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें परमिशन मिलती है तो वो उन्हें लेकर ज़रूर जाएंगे। जिसके बाद वो तीनों उस लड़की को घर ले आते हैं और कुछ ही देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है और वो पूछती है कि क्या वो एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, जिस पर जिंका उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ भी याद नहीं जो कुछ भी हुआ। वो लड़की मना करती है और कहती है कि वो तो अभी नींद से ही जगी है। जिंका उसे हर वो चीज़ बताने को कहता है जो भी उसे उस एक्सपेरिमेंट या जब वो उनके पास गई उसके बारे में याद हो। वो लड़की बताती है कि जब वो फॉरेस्ट से फल लेकर आ रही थी तब उसने अपने फादर को एक आदमी से पैसे लेते हुए देखा। तभी वो आदमी उसके पास आया और कहा कि उसे उसकी ज़रूरत है और वो उसे काफ़ी पावरफुल भी बना देगा। उस लड़की के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और वो उसके साथ चली जाती है। फिर वो आदमी कहीं फॉरेस्ट में काफ़ी अंदर जाता है और वहीं वो लड़की बेहोश हो गई। फिर जब से वो अब होश में आई है। ये सब सुनकर शिनसुके को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। कुछ देर बाद शिनसुके जिंका से बात कर रहा होता है कि वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं जो भी ये सब कर रहे हैं। जिंका काफ़ी खतरनाक लुक देते हुए कहता है कि उसे इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जिसके बाद उस लड़की की मदद से वो तीनों उस जगह पर आ जाते हैं जहां ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जिंका अकेला टामा की पार लेकर अंदर जाने का डिसाइड करता है और बाकी सभी दूर से नजर रखने का काम करेंगे। अब जिंका काफ़ी जल्दी उस टेम्पल तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहले से ही लोग उसका इंतजार कर रहे थे। अब वो सभी जिंका पर अटैक कर देते हैं और जिंका आसानी से उन सभी को अकेले ही हरा रहा था। लेकिन तभी वो सभी अपनी पावर्स का यूज करके जिंका पर मैजिकल अटैक करने लगते हैं। हम देखते हैं जिंका को वो अटैक डायरेक्ट लगता है, जो देखकर सभी सोचने लगते हैं कि वो चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, एक डायरेक्ट अटैक से कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन तभी धुआं हटता है और वो सभी देखते हैं कि जिंका ने एक पंच से उस अटैक को रोक लिया था। फिर जिंका उन सभी पर अटैक करता है और जल्दी से आगे जाने लगता है। वहीं शिनसुके को इतना बड़ा ब्लास्ट देखकर जिंका की चिंता होने लगती है, क्योंकि जिन लोगों से उसकी फाइट है वो भी कम नहीं है। पर टामा बताती है कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिंका बिल्कुल सेफ है और वो पहले टेम्पल को पार करके फॉरेस्ट से दूसरे टेम्पल की तरफ जा रहा है। शिनसुके काफ़ी हैरान होता है कि टामा को कैसे पता कि वहाँ क्या हो रहा है, जिस पर टामा बताती है कि वो सब साफ सुन सकती है, जबकि शिनसुके या उस लड़की किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं जिंका आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं और उनके साथ एक हाई रैंक मास्टर भी था, जो जिंका को उस जगह पर देखकर बिल्कुल खुश नहीं लग रहा था। जिंका को भी उस आदमी के बारे में कुछ अलग लग रहा था, जो उसे बाकियों से अलग बना रहा था। तभी एक दूसरा आदमी उस मास्टर से कहता है कि वो जिंका को संभाल लेगा, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। फिर वो मास्टर वहाँ से चला जाता है। अब वो आदमी जिंका से कहता है कि वो इतनी आसानी से आगे नहीं जा सकता। तभी वो आदमी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसे देखकर जिंका समझ जाता है कि वो ज़रूर वही इनहांस ह्यूमन होगा जिसके बारे में उसने सुना था। तभी वो मॉन्स्टर जिंका पर अटैक कर देता है और वो काफ़ी फास्ट भी था, जिसकी वजह से वो आसानी से जिंका को पकड़ लेता है और उसे काफ़ी तेज़
दबाने लगता है। लेकिन तभी जिंका अपनी 4 पंखों में से एक को डाली बनाता है और मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, जिससे उसे सांस नहीं आती और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं लगातार इतनी मुश्किल लड़ाई की वजह से जिंका भी काफी थक चुका था, पर तभी वहां और भी लोग आ जाते हैं जो जिंका पर हंस रहे थे, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी फाइट यहाँ काफी आसान होने वाली है, इसलिए वो अकेले ही यहाँ चला आया। वो दोनों आदमी जिंका से पूछते हैं कि क्या वो अपनी दुनिया को अच्छे करने वाले मिशन के लिए यहाँ इतनी मुश्किलों में चला आया, जिस पर जिंका कहता है कि वो उस मिशन की ज़्यादा चिंता नहीं करता, क्योंकि उसका असली मिशन ये है कि वो अपने अंदर की सारी इंसानियत को ख़त्म कर देगा और एक असली कारवा बन जाएगा, उन लोगों के इनहांस ह्यूमन की तरह नहीं, एक रियल और ख़तरनाक कारवा। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिंका अभी ही काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और अगर वो एक कारवा बन गया तो कोई नहीं बता सकता कि वो क्या कर देगा। अब जिंका आगे जाने लगता है, क्योंकि यहाँ उसके पास कुछ काम है जो उसे ख़त्म करना है। जाते हुए जिंका सोच रहा होता है कि क्या उसके पास इतनी स्पिरिट पावर है जिससे वो ये सब ख़त्म कर सके। तभी जिंका को सामने वही टावर दिख जाता है जिसकी शागुन बात कर रही थी, लेकिन वहाँ तो मास्टर भी था जो हमें पहले दिखा था। जिंका ज़्यादा सोचता नहीं और अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी पूरी ज़मीन हिलती है और ज़मीन में से एक हाथ बाहर आता है जो जिंका को सीधा एक मुक्का मारता है, जिससे जिंका काफ़ी दूर एक पहाड़ से टकराता है। वहीं दूसरी तरफ टामा वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। शिनसुके पूछता है कि ये कैसे हुआ, जिस पर टामा बताती है कि शायद जिंका बेहोश है या वो मर चुका है। ये सुनकर शिनसुके काफ़ी हैरान हो जाता है कि जिंका भी हार सकता है। तभी उनके पास एक आदमी आ जाता है जो उन्हें मारने आया था और वो कारवा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर शागुन को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि वो भी इसी तरफ ट्रांसफॉर्म हुई थी और उसने क्या कुछ किया था। शिनसुके उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है और उन दोनों को भागने की कहता है, जिससे वो अपनी जान बचा सके। लेकिन वो दोनों ही बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिनसुके उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता। तभी शागुन अपना एक हाथ ट्रांसफॉर्म कर लेती है और जल्दी से शिनसुके को हटने की कहती है। शिनसुके के हटते ही शागुन उस मॉन्स्टर के काफ़ी ज़ोरदार पंच मारती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। शिनसुके शागुन के पास आने लगता है और कहता है कि ये वो क्या कर रही है। शागुन सभी को चुप होने की कहती है, क्योंकि उसे सब याद आ चुका है जो कुछ भी उसने किया था। शागुन को याद आता है कि उसने खुद ही अपने फादर को मार दिया था। शागुन वहाँ से भागने लगती है और शिनसुके भी उसके पीछे जाता है। टामा याद करती है कि इसी तरह उसने भी कई साल पहले अपने फादर को खो दिया था और उनके आखिरी टाइम में वो उनके साथ ही थी। जिसके बाद हम जिंका के बचपन का सीन देखते हैं, जहां वो एक मॉन्स्टर के साथ रहता था जो उसके लिए सब कुछ था, उसकी फैमिली भी और उसका दोस्त भी। लेकिन तभी एक दिन कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जिंका को झाड़ियों में छुपाकर उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भागने लगता है। फिर काफ़ी देर बाद जिंका उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकलता है। तभी जिंका देखता है कि उन लोगों ने पहले ही इसके मॉन्स्टर को मार दिया है। ये देखकर जिंका कुछ कर नहीं पाता। वहाँ एक घायल इंसान भी था जो जिंका से पूछने लगता है कि वो एक मॉन्स्टर के साथ क्यों रहता है, जबकि वो इतने खतरनाक और बुरे होते हैं। पर जिंका स्वॉर्ड उठाता है और उस आदमी को मार देता है। तभी जिंका को होश आ जाता है और वो देखता है कि वो पहाड़ पर बेहोश पड़ा है। तभी वहाँ उसी मॉन्स्टर की स्पिरिट आ जाती है और वो जिंका को बताता है कि उसे उसके टावर जिसका नाम टाइजन है, उसने उसे यहाँ फेंक दिया था। वो मॉन्स्टर जिसका नाम इजान है वो देखने आया है कि जिंका उस अटैक से जिंदा है भी या नहीं। इजान कहता है कि वो जिंका को मारने के लिए लोगों को भेजने वाला है, जिस पर जिंका कहता है कि क्या उसके पास ऐसा कोई भी है जो भी उससे फाइट कर सके। अब इजान वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिनसुके को कहीं भी शागुन नहीं मिल रही थी। तभी शिनसुके का पैर फिसलता है और वो गिरने लगता है। शिनसुके गिरता हुआ सीधा शागुन के पास आ जाता है, जो काफ़ी परेशान बैठी थी। तभी शागुन वापस से शिनसुके से दूर भागने लगती है, लेकिन शिनसुके शागुन से पूछता है कि वो भाग क्यों रही है, जिस पर शागुन बताती है कि वो एक मॉन्स्टर है और उसने कई लोगों को मारा है, इसलिए वो अकेले रहना चाहती है। तभी शिनसुके पहाड़ से नीचे गिर जाता है और शागुन वापस भागने लगती है। शिनसुके खड़ा होता है और वापस शागुन को ढूंढने जाने लगता है। टामा उससे पूछती है कि वो ऐसे क्यों शागुन को रोकने के इतने पीछे पड़ा है, जिस पर शिनसुके कहता है कि वो किसी भी इंसान को ऐसे परेशानी में अकेला नहीं छोड़ सकता। इससे टामा को अपने पुराने दिन याद आते हैं और वो भी शिनसुके के साथ शागुन को ढूंढने जाने लगती है। जिसके बाद शागुन भागते हुए जिंका तक पहुंच जाती है, पर तभी वहाँ भी शिनसुके आ जाता है और शागुन को पकड़ लेता है और उसे और ना भागने की कहता है, क्योंकि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है और इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो उसकी मर्जी के खिलाफ था और उसे कभी नहीं बताया गया कि क्या होने वाला है। यहाँ तक कि उसके फादर ने भी कुछ पैसों के लिए उसे बेच दिया। अब ये सब सुनकर
शागुन और शिनसुके दोनों रोने लगते हैं और शागुन भी अब भागती नहीं और रुक जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंका और शिनसुके साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जिंका फाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से शिनसुके जिंका को छू तक नहीं पा रहा था। तभी शागुन टामा के साथ उनके सामने आती है और वो अपने नए कपड़ों में काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर शागुन दिखाती है कि वो अपनी कारवां पावर्स को भी उन कपड़ों में यूज़ कर सकती है और अब उसे कपड़ों के फटने का डर भी नहीं है। कुछ देर बाद जिंका सभी को बताता है कि पहले वो इस घर में अपने मास्टर के साथ रहा करता था, फिर उनकी मौत के बाद उसे टामा मिली और तब से वो उसके साथ रह रही है। तभी एक घोस्ट लेटर लेकर आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि पास ही में एक कारवां मिला है। तो टामा और जिंका उसे मारने को जाने की कहते हैं और तब तक वो दोनों बाहर हैं। और जब तक वो दोनों बाहर हैं, टामा शिनसुके और शागुन को घर में रहकर काम करने की कहती है। दूसरी तरफ टामा और जिंका एक विलेज में पहुंच जाती हैं और टामा सभी से उन्हें कारवां तक ले जाने की कहती है। फिर टामा उन सभी से कहती है कि वो लोग उनकी मदद के बदले में अब से विलेज में जो कोई भी अनजान इंसान आएगा वो सभी उसकी मदद करेंगे और उसे काफ़ी प्यार से रखें। साथ ही इस मदद के बदले वो इंसान से कहें कि वो आगे लोगों की ऐसे ही मदद करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बच्चा उन्हें कारवां तक लेकर जा रहा होता है और टामा काफ़ी खुशी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इससे लोगों तक खुशी पहुंचती रहेगी। लेकिन जिनका मन में सोच रहा होता है कि ऐसे तो सभी को अच्छा बनने में कई साल लग जाएंगे। हालांकि जिंका किसी इंसान को बचाना या अच्छा बनाना चाहता भी नहीं था, क्योंकि वो तो इंसानों से नफरत करता है और एक दिन सभी को मार देना चाहता है। तभी जो लड़का उनके साथ जा रहा था वो उनके ऊपर चिल्लाने लगता है, क्योंकि पिछले दिन उस कारवां ने उसकी मदर को खा लिया था और अगर वो दोनों एक दिन पहले आए होते तो उसकी मदर अभी जिंदा होती। जिनका मन में सोचता है कि हर इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए ही सोचता है। पटामा उस लड़के को काफ़ी बुरी तरह से मारने लगती है और कहती है कि उसे उन पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो दोनों बिना किसी मतलब के उनकी मदद कर रहे हैं। कुछ ही देर में वो तीनों उस कारवां तक पहुंच जाते हैं और वो कारवां उन्हें देखते ही उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर जिनका ट्रांसफॉर्म होकर उन दोनों को भी बचा लेता है। अब जिनका उस कारवां पर अटैक करने लगता है, जिससे वो कारवां समझ आता है कि वो उसे नहीं जीत सकता। तभी वो कारवां अपने पेट से उस लड़की की मदर को बाहर निकालता है, जो अब भी जिंदा थी। ये देखकर वह लड़का रोने लगता है और उसकी मदर को छोड़ देने की भीख मांगता है। टामा भी जिंका से कहती है कि अब उसकी मर्जी है, वो उस लेडी को बचाना चाहता है या नहीं। पहले तो जिंका सोचता है कि उसके लिए काफ़ी आसान फैसला है, लेकिन जिंका उस रोते हुए लड़के को देखता है और उससे ऐसे उसकी मदर को ख़तरे में नहीं डाला जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है जो जिंका को पहले से जानता था और वो काफ़ी आसानी से उस कारवां को काट देता है, जिससे उस लड़के की मदर बच जाती है। टामा उस आदमी से पूछती है कि क्या वो उसी टावर के मास्टर के लिए काम करता है, पर वो आदमी जिंका को ले जाने आया था और वो उसे डुओ के लिए चैलेंज कर देता है और कहता है कि अगर जिंका ने उसके साथ डुओ नहीं किया तो वो उस बच्चे और उसकी मदर को मार देगा। अब जिंका भी डुओ के लिए मान जाता है और वो सभी एक खाली जगह पर आ जाते हैं, पर डुओ से पहले टामा उस आदमी से उसका नाम पूछती है, जिस पर वो आदमी बताता है कि उसका नाम जानजू है और लोग उसे डार्कनेस ईटर बुलाते हैं। फिर वो दोनों फाइट शुरू करते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव से अटैक करते हैं, जिससे दोनों के बीच की फाइट काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है। लेकिन जल्द ही दोनों काफ़ी थक जाते हैं और जानजू अपनी स्वॉर्ड वापस रख लेता है। ये देखकर जिंका उससे पूछता है कि क्या वो हार मान रहा है, जिस पर जानजू कहता है कि वो अपनी इस स्वॉर्ड से हार मान रहा है, पर तभी अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि पर वो इस स्वॉर्ड से जिंका को मार देगा। जानजू के अटैक पहले से भी ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं और अब जिंका के लिए जानजू के अटैक रोकना मुश्किल होते जा रहा था। तभी जानजू जिंका के गले पर स्वॉर्ड भी रख देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं और छोड़ देता है। जिंका जानजू से पूछता है कि उसने उसे मारा क्यों नहीं, जिस पर जानजू कहता है कि ये तो उसे भी नहीं पता। फिर जानजू वहाँ से चला जाता है और वो मदर और उसका बेटा उन सभी को थैंक्स करते हैं। जिंका भी काफ़ी निराश होकर वहाँ से चला जाता है और मन में सोच रहा होता है कि वो एक इंसान से हार गया। उसी रात जानजू खाना खा रहा होता है, तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे कहता है कि वो जिंका से जीत गया, लेकिन फिर भी उसने उसे क्यों नहीं मारा। फिर वो आदमी जानजू को वापस जिंका से फाइट करने की कहता है और अब की बार उसे मार देने का ऑर्डर देता है। जाते हुए वो आदमी जानजू से कहता है कि उसकी सिस्टर उनके कब्जे में है, अगर उसने कोई गड़बड़ की तो वो उसे मार देंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिंका अकेले नदी के पास बैठा होता है और पिछले दिन जो हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ शागुन आ जाती है, जो जिंका को अपने साथ घर ले जाने के लिए आई थी। लेकिन जिंका शागुन से उसे अकेला छोड़ देने की कहता है, पर शागुन नहीं मानती और कहने लगती है कि उसे उस हार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उस टाइम के बारे में सोचना चाहिए जो उन सभी ने साथ में गुजारा है। अब इससे जिंका को काफ़ी मदद मिलती है और वो घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उनके सामने टेम्पल से एक आदमी आ जाता है, जो जिंका के लिए फ़ाइट का चैलेंज लाया था। वो आदमी बताता है कि इस बार जिंका की जान दांव पर रहेगी और अगर वो नहीं जीता तो वो मारा जाएगा।
फिर वो सभी वापस घर आ जाते हैं और सभी को फाइट के बारे में बताते हैं। सभी जिंका से कहते हैं कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि वो ज़रूर जीतेगा। पर जिंका के दिमाग में बार बार वही सीन आ रहा था कि उसकी गर्दन कट जाएगी। नेक्स्ट डे जिंका जानजू के सामने होता है और दोनों फाइट शुरू करते हैं, लेकिन अब भी जानजू फाइट में काफ़ी अच्छा था और जिंका को काफ़ी बुरी तरह से मारने भी लगता है। तभी जानजू की स्वॉर्ड काफ़ी तेज़ी से जिंका की गर्दन की तरफ आने लगती है, जिससे जिंका को लगता है कि शायद वो यहीं पर मर जाएगा। लेकिन तभी वो याद करता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता क्योंकि अभी काफ़ी कुछ है जो उसे करना है और साथ ही उसके दोस्त भी हैं जो उसे कभी हारता हुआ नहीं देखना चाहते। तभी जिंका नए लेवल की पावर अनलॉक कर लेता है और एक पंच मारता है जिसमें वो जानजू के साथ साथ अपने आप को भी चोट पहुंचाता है। अब उस पंच से जानजू की स्वॉर्ड तक टूट जाती है और जिंका काफ़ी खतरनाक चेहरे के साथ वापस खड़ा होता है और जानजू से अब असली फाइट शुरू करने की कहता है। पर जानजू जिंका से कहता है कि क्या उसे दिखता नहीं कि यह फाइट यहीं ख़त्म हो चुकी है। ये सुनकर जिंका रुक जाता है और उसके सभी दोस्त काफ़ी खुश होते हैं। अब जानजू जिंका से उसे मार देने की कहता है, पर जैसे जानजू ने जिंका को जिंदा छोड़ा था वैसे ही जिंका जानजू को जिंदा छोड़ देता है। जिंका के सभी दोस्त उसके गले लग जाते हैं और वो टेम्पल का आदमी जानजू के पास आता है और जानजू से पूछता है कि उसकी सिस्टर कहाँ है, जिस पर वो आदमी जानजू को बताता है कि उसके सिस्टर कभी उनके कब्जे में थी ही नहीं क्योंकि उसकी सिस्टर पहले ही एक इनहांस ह्यूमन बन चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। साथ ही वो टेम्पल के 4 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनहांस ह्यूमन में से एक है। यह सुनकर जानजू काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी सिस्टर भी इस रास्ते पर चले। जिसके बाद हम देखते हैं शिनसुके कहीं जा रहा होता है, वहीं जिंका और टामा उसे बिना पता चले उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि शिनसुके किसी आदमी को थोड़ा खाना देता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी जानजू है। असल में शिनसुके जानजू को खाने के बदले उससे स्वॉर्ड चलाना सीख रहा था। जानजू शिनसुके को बताता है कि उसे स्वॉर्ड चलाते हुए हवा की आवाज़ पर ध्यान देना चाहिए जिससे उसके साइड स्विंग भी काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। जानजू ऐसा ही करता है और अब उसे हवा की आवाज़ भी आ रही थी, साथ ही वो साइड में काफ़ी अच्छे से स्विंग भी कर पा रहा था। वहीं टामा जिंका से पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर जिंका कहता है कि जो खाना शिनसुके दे रहा है वो उनका है तो उन्हें शिनसुके से बात करने का पूरा हक है। जिंका खड़ा होता है और काफ़ी तेज चिल्लाता है जिससे शिनसुके काफ़ी डर जाता है। जानजू शिनसुके से कहता है कि क्या उसे सही में नहीं पता था कि वो दोनों वहाँ छुपे हुए हैं। शिनसुके उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जानजू बुरा इंसान नहीं है, उससे ये सब कराया गया था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जानजू जिंका के घर आ चुका है और वो बताता है कि उन्होंने उसकी सिस्टर हीनो को मारने की धमकी दी थी जिसकी वजह से उसे उन पर अटैक करना पड़ा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उसकी सिस्टर को बदल दिया है क्योंकि जानजू के क्लेन के लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से अब उसकी सिस्टर हीनो उनके 4 बीस्ट लीडर्स में से एक है और अब सभी उसे हिगान के नाम से जानते हैं। साथ ही उसे लगता है कि अब की बार हिगान ही अगली असासियन बनकर आएगी जो जिंका को मारेगी। जिंका कहता है कि जानजू लकी था जो वो उससे फाइट में मरा नहीं, पर हो सकता है उसकी सिस्टर इतनी लकी ना हो। जिस पर जानजू कहता है कि उसे पता है ऐसा कुछ भी हो सकता है, साथ ही ये भी हो सकता है कि जिंका ही मर जाए। तभी उनके घर में एक बोलने वाला पेड़ आ जाता है जो काफ़ी बुरी हालत में लग रहा था। फिर वो बताता है कि अचानक से उसके घर में एक लड़की आ गई और उसे मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उससे बोला कि वो जिंका को बता दे कि वो इसका इंतज़ार कर रही है। जानजू बताता है कि ज़रूर उसकी सिस्टर ही होगी। ये सुनकर जिंका को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जाने लगता है। जानजू भी उसके साथ जाने की कहता है लेकिन वो काफ़ी बुरी हालत में था। तभी जिंका जानजू से कहता है कि वो जिंदा बच गया था लेकिन उसकी सिस्टर ने उसी के माउंटेन पर उसके दोस्त को मारने की हिम्मत की है। अब उसकी सिस्टर को मरना होगा। जिसके बाद टामा, जिंका, शागुन और जानजू हिगान के पास पहुंच जाते हैं और वो अपने भाई को देखकर ज़्यादा खुश भी नहीं होती। जिंका ये सब बातें ख़त्म करके जल्दी से फाइट शुरू करने की कहता है। तभी हिगान ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके पैर काफ़ी अजीब हाथ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तभी शागुन आगे आ जाती है और हिगान को सुगान के नाम से बुलाती है और पूछती है कि क्या उसने उसे पहचाना। उसका नाम कगान है और वह काफ़ी टाइम से इस बॉडी में सील है। ये सुनकर टामा समझ आती है कि डांगा यूई के लोग ह्यूमन को इन्हांस नहीं करते बल्कि ह्यूमन के अंदर कारवा को सील कर देते हैं और जो इस टाइम बोल रहा है वो शागुन नहीं है बल्कि उसके अंदर का कारवा है जिसका नाम कगान है। साथ ही जो कारवा हिगान के अंदर है उसका नाम सुगान है। अब शागुन के अंदर का कारवा हिगान से रुकने की कहता है क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा और वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि वो शागुन के साथ दोस्त बन चुका है और अब 2 दिमाग एक बॉडी में है और वो शागुन के दोस्तों को भी चोट नहीं पहुंचने दे सकता। हिगान शागुन से कहती है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी और ना ही उसके दोस्तों को, तो अगर शागुन के उसके दोस्तों को बचाना है तो उसे फाइट करनी होगी। अब जिंका भी शांत हो जाता है और शागुन के अंदर के कागान से कहता है कि वह शांत बैठकर बात करने के लिए तैयार है। तभी शागुन
आगे भागने लगती है और हिगान उसके ऊपर अटैक भी करती है, लेकिन शागुन उसके अटैक को रोक लेती है और हिगान पर शूट कर देती है। पर हिगान कुछ पेपर से शील्ड बनाकर बच जाती है। तभी हिगान शागुन पर उसी के जैसे लेज़र अटैक करती है, पर हिगान वही अटैक अपनी 4 उंगलियों से करती है, जिसकी वजह से हिगान का अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पर फिर भी शागुन हिगान के अटैक से बच जाती है और हिगान के पास जाकर अटैक करती है, जिससे हिगान काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि शागुन उसके अटैक से बच पाएगी। फिर हिगान शागुन के अटैक से बचती है और पीछे हट जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम शिनसुके को देखते हैं जो उस पेड़ से बातें कर रहा था और वो शिनसुके को बताता है कि उसे जिंका के साथ काफ़ी अच्छे से रहना चाहिए क्योंकि जिंका हमेशा अपने दोस्तों का काफ़ी ख्याल रखता है और उसे उनकी काफ़ी चिंता भी रहती है। शिनसुके उसके लिए कुछ खाने को लेने जाने लगता है, पर तभी वो बाहर एक आदमी और एक बच्चे को देखता है। उस आदमी का नाम जीनून है और उस बच्चे का नाम सैया है। शिनसुके को समझ नहीं आता कि वो दोनों कौन है, पर शिनसुके जैसे ही उस बच्चे की आंखों में देखता है उसे एक खून से भरी नदी दिखती है। ये देखकर शिनसुके काफ़ी डर जाता है। तभी जिनून सैया से कहता है कि वो लोग यहाँ नहीं है, इसलिए उन्हें चलना चाहिए। फिर वो दोनों आगे चले जाते हैं। तभी वो पेड़ बाहर आता है और बताता है कि उसे अभी यहाँ एक ड्रैगन की स्मेल आई है। ये सुनकर शिनसुके काफ़ी हैरान हो जाता है और वो पेड़ जल्दी से जिंका को इस बारे में बताने की कहता है। वो पेड़ शिनसुके को एक शॉर्टकट बताता है जिसकी मदद से शिनसुके जल्दी से जल्दी जिंका तक पहुंच पाएगा। दूसरी तरफ शागुन और हिगान अब भी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहां शिनसुके आ जाता है और बताता है कि जिंका के उस दोस्त ने पता नहीं कैसे पर किसी ड्रैगन को स्मेल किया है, इसलिए उसने सभी को जल्दी से भागने को कहा है। ड्रैगन का नाम सुनते ही हिगान कहती है कि कहीं वो जिनून तो नहीं। अब शिनसुके को भी याद आता है कि उसने यही जिनून नाम सुना था। तभी जिंका सभी को जल्दी से भागने की कहता है, लेकिन वो कुछ करते इससे पहले जिनून वहां आ जाता है और वो हिगान को देखकर कहता है कि उसे मौत की सज़ा मिलेगी क्योंकि उसने एक हाई रैंक शोहुनेट को मारा है। जिस पर हिगान कहती है कि उसके पास क्या प्रूफ है कि उसने किसी को मारा है, जिस पर जिनून कहता है कि उसे किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तभी जिनून वहाँ से गायब होता है और हिगान पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है और आधा ड्रैगन में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर जिनून जिंका के पास आता है और उससे कहता है कि वो जिंका है जिसने मेन टेम्पल पर अटैक किया था। तभी जिंका टामा को उठा लेता है और हर जगह स्मोक कर देता है। फिर जिंका चिल्लाकर सभी लोगों को लोजर केव में मिलने की कहता है। तभी स्मोक में से जिंका जानजू और शिनसुके जिनून पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो कुछ कर पाते इससे पहले सैया उसको मार देता है। पर जिनून सैया से कहता है कि उसने काफ़ी जल्दी अटैक करने का फैसला ले लिया। तभी हम देखते हैं कि सैया ने जिन्हें मारा था वो सिर्फ इल्यूजन थे और असली लोग वहाँ से भाग चुके हैं, साथ ही हिगान भी जा चुकी है। अब हम देखते हैं कि सभी उस केव पर आ जाते हैं जहां जानजू रह रहा था। तभी वहां हिगान भी आ जाती है जो कि जुनून के एक ही अटैक से आधी टूट चुकी थी। शिनसुके काफ़ी हैरान था कि हिगान अब तक जिंदा है, पर जिंका बताता है कि वह ज़्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं है। तभी जानजू अपने सिस्टर के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसने सच में एक शोहुनेट को मारा है, जिस पर हिगान हाँ करती है और बताती है कि उसे ऑर्डर मिले थे। जानजू अपने सिस्टर को समझाने की कोशिश करता है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो गलत है, पर हिगान उसकी एक बात नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि डांगा यू वाले उसे बचा लेंगे। पर इससे पहले वो टामा को खाने जाती है जिससे उसे पावर मिल सके और वो वहां तक पहुंच जाए, लेकिन तभी जिंका उसके ऊपर अटैक कर देता है और जानजू भी सिर्फ अपनी सिस्टर को मरते हुए देखता है क्योंकि अब वो उसकी पहली जैसी सिस्टर नहीं रही, उसका दिल बदल चुका है। अब मरते हुए हिगान कहती है कि वो सिर्फ एक इंसान बनना चाहती थी। ये सुनकर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और शागुन रोने लगती है कि अगर वो कारवा नहीं है और वो इंसान भी नहीं है तो वो क्या है। तभी टामा जिंका को उस ड्रैगन से फाइट करने को कहती है, पर जिंका मना करने लगता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और वो उससे कभी नहीं जीत सकता। जिस पर टामा पूछती है कि क्या वो हमेशा उससे यूं ही भागने वाला है, क्योंकि अगर जिंका डांगा यू के सभी असासियन को मार भी देता है तो आखिर में जिनून उसका इंतजार कर रहा होगा। जानजू पूछता है कि क्या वो ड्रैगन को मार भी सकते हैं, क्या ये मुमकिन भी है, जिस पर टामा कहती है कि सबसे पहले उन्हें डांगा यू की रिसर्च को डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे वो इंसानों को कारवा बनाने बंद कर सके। दूसरा, उन्हें डांगा यू की इन्फॉर्मेशन की मदद से पता लगाना होगा कि वो ड्रैगन को कैसे हरा सकते हैं। तीसरा, उनके पास जो कुछ भी है उन्हें उन सब का इस्तेमाल करना होगा जिससे वो लगातार भागते रहें और अपने लिए टाइम इकट्ठा करते रहें। तभी शागुन कहती है कि उसके अंदर का कारवा कह रहा है कि वो अपने दोस्त सुगान को उस जगह पर ले जाना चाहता है जहाँ वो पहले रहा करते थे। जिस पर शिनसुके पूछता है कि उन्हें वहाँ का रास्ता कैसे पता चलेगा। शागुन बताती है कि कागान उसे बताएगा और वो उन सभी को बता देगी। टामा कहती है कि वो यहीं से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। फिर जानजू अपनी सिस्टर का फ्यूनरल करने जाने की कहती है और उसका कपड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। टामा जिंका को किसी चीज़ से ना डरने की कहती है क्योंकि जब तक वो उसके साथ है वो कभी नहीं हार सकता और अब टाइम है जब वो ड्रैगन को बताए कि वो सबसे स्ट्रांग नहीं है।
जिसके बाद वो सभी काफ़ी दूर आ जाते हैं और शिनसुके काफ़ी खुश हो रहा होता है क्योंकि अब उसके पास जानजू की मैजिक स्वॉर्ड थी। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां जानजू शिनसुके को अपनी स्वॉर्ड दे देता है क्योंकि अब वो योशीतेरू के अंदर काम करने वाला है, क्योंकि उसे वो सब भी ठीक करना है जो उसकी सिस्टर करके गई है। जानजू बताता है कि योशीतेरू एक काफ़ी अच्छा स्वॉर्डमैन है और वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए वो उसके सामने इस डार्कनेस स्वॉर्ड को यूज़ नहीं करना चाहता। फिर जानजू बताता है कि उसे लगता है कि उसकी सिस्टर खुद की ही गलती की वजह से मरी है, लेकिन फिर भी वो शिनसुके से कहता है कि वो जुनून को इतनी आसानी से छोड़े ना। पर तभी जिंका बीच में बोलता है कि शिनसुके कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। शिनसुके जिंका पर चिल्लाने लगता है कि एक इंसान उसे अपनी स्वॉर्ड दे रहा है और उस पर ट्रस्ट कर रहा है और जिंका बीच में ऐसे बोल रहा है। फिर शिनसुके कहता है कि वो ज़रूर जुनून को सबक सिखाएगा और उसे एहसास कराएगा कि उसने काफ़ी गलत किया है। अब शिनसुके उस मैजिक स्वॉर्ड को यूज़ करने की कोशिश करता है पर वो ब्लास्ट होकर ज़मीन पर गिर जाता है, जिस पर जिंका बताता है कि यही होता है जब कोई बिना स्पिरिचुअल पावर के उस स्वॉर्ड को यूज़ करने की कोशिश करता है। जिंका बताता है कि शिनसुके को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा अगर उसे वो स्वॉर्ड यूज़ करनी है तो। जिसके बाद वो सभी आराम कर रहे होते हैं और टामा सो रही होती है। तभी टामा को साके की खुशबू आती है जो कि उसे काफ़ी पसंद है। अब टामा भागते हुए उस तक पहुंच जाती है और देखती है कि कुछ मंकी अपने मास्टर के लिए साके लेकर जा रहे हैं क्योंकि उनके मास्टर को भी वो पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। टामा उनसे साके मांगती है पर वो मना कर देती है और टामा से कहते हैं कि अगर उसे साके चाहिए तो वो उनके मास्टर से उसे मांग सकती है। अब वो सभी उन मंकी के साथ उनके मास्टर के पास जाते हैं और उस मास्टर से बात करके उन्हें पता चलता है कि वो तो डांगायू के 4 बीस्ट लीडर में से एक है जिसका नाम टाइगर सान है। टाइगर सान को भी पता चल गया था कि वो वही लोग हैं जो मेन टावर पर अटैक के दोषी हैं, लेकिन अभी तक टाइगर सान को कुछ करने के ऑर्डर नहीं मिले थे, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर टामा कहती है कि वो एक ड्रिंकिंग कंपटीशन रख सकते हैं जिसमें वो सभी साके पियेंगे और अगर टाइगर सान ने उनसे ज़्यादा साके पी लिया तो वो उनसे जीत जाएगा। ये सुनकर टाइगर सान हंसने लगता है और इस कंपटीशन के लिए मान जाता है। वो सभी पीना शुरू करते हैं लेकिन शिनसुके और जिंका तो काफ़ी जल्दी हार जाते हैं, पर शागुन और टामा हार नहीं मानती और पूरी सुबह तक लगातार पीते रहते हैं और आखिर में टाइगर सान भी नशे की वजह से सो जाता है। फिर जब सभी वापस होश में आते हैं तो सभी आगे के लिए निकल जाते हैं और टाइगर सान भी उन्हें जल्दी मिलने की कहकर वापस सो जाता है। अब वो सभी फॉरेस्ट में निकलकर एक विलेज में आ जाते हैं, लेकिन वो विलेज प्रोटेक्टेड शील्ड से पहले ही बंद था, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस विलेज को पार कैसे किया जाए, क्योंकि काकान कह रहा था कि उन्हें इसी विलेज से जाना चाहिए। जिंका बताता है कि वो इतनी देर के लिए शील्ड तो खोल सकता है कि उनमें से कोई एक अंदर चला जाए, तो टामा अंदर जाने की कहती है क्योंकि ये बात कर सकती है। फिर जिंका टामा के लिए थोड़ी सी शील्ड ओपन करता है और टामा जल्दी से अंदर चली जाती है। अब टामा अंदर आकर आवाज़ देने लगती है कि कोई तो उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आए। तभी एक फोक जैसा कुछ टामा के पास आता है और वो अपना नाम फूको बताता है और बताता है कि वो इस टाउन को प्रोटेक्ट करता है। टामा अपना नाम बताते हुए फूको से पूछती है कि वो टाउन को किससे प्रोटेक्ट करता है। फूको बताता है कि वो लोगों को चेन से बचाता है। जैसे अगर टामा के साथ कल कुछ बुरा होने वाला होगा तो वो कभी नहीं चाहेगी कि कल कभी आए, इसलिए फूको कल को नहीं आने देता, जिससे आज की खुशी लोगों के पास हमेशा रहे। फिर फूको टामा को उसके साथ चलने की कहता है। वहीं बाहर वो सभी टामा का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ डांगायू का एक आदमी आ जाता है जो जिंका को पहचान लेता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है क्योंकि जिंका ने उनके मेन टावर पर अटैक किया था। तभी वो आदमी एक स्पेशल वेपन निकालता है जो उसे उसके मास्टर ने दिया है, जिससे वो आसानी से जिंका को हरा सकता है। शिनसुके उससे फाइट करने की कहता है पर जिंका उसे रोकता है और कहता है कि वो उसे अकेले ही फाइट कर सकता है। वहीं टामा फूको को समझाती है कि हर किसी को कल का सामना करना ही होगा, क्योंकि अगर वो कल से डरेंगे तो कल मिलने वाली खुशियों को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। टामा फूको को बताती है कि वो विलेज के लोगों को जिस कल से बचा रहा था उनके लिए वो कल आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि विलेज के लोगों का टाइम रुक चुका है, लेकिन वो सभी मर चुके हैं। फिर टामा फूको को गले से लगा लेती है, जिससे फूको का हंसता हुआ चेहरा रोने में बदल जाता है, क्योंकि फूको को भी पता था कि टामा सही बोल रही है। अब फूको वहाँ से गायब हो जाता है और विलेज पर से वो शील्ड भी हट जाती है। तभी टामा के दोस्त भी देखते हैं कि शील्ड हट चुकी है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी जिंका को मारकर विलेज के अंदर फेंक देता है। लेकिन तभी जिंका टामा की मदद से ट्रांसफॉर्म होकर आता है और उस आदमी को हरा देता है। अब टामा बाहर आती है और उन सभी को चलने की कहती है क्योंकि अब वो जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे हीरोज पहाड़ों वाली जगह पर पहुंच चुके हैं और वो सभी वहां आराम कर रहे होते हैं। तभी टामा जिंका से पूछती है कि वो एक कारवां क्यों बनना चाहता है, जबकि एक तरह से देखा जाए तो कारवां और इंसान एक जैसे ही होते हैं, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। जिस पर जिंका कहता है कि ऐसा नहीं है, वो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कारवां बनना चाहता है। फिर जिंका वहाँ से उठकर चला जाता है और जाते हुए मन में सोचता है कि वो कारवां बनना चाहता है क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा नहीं जीते,
जितना कारवा जीते हैं। इसीलिए वो एक कारवा बनकर टामा के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहना चाहता है। जब तक टामा का आखिरी टाइम नहीं आता तब तक वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। तभी जिंका को सामने एक प्रेग्नेंट लेडी दिखती है जो काफ़ी तकलीफ में लग रही थी, तो जिंका उसे अपने साथ घर ले आता है। अब शागुन उस लेडी को पानी देती है और वो लेडी आराम करने लगती है, जिससे अब वो पहले से काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। फिर वो सभी एक माउंटेन कारवा के पास जाते हैं जो किसी पर अटैक नहीं करता और उसे बताता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो अपने घर जा रही थी वो ट्रैवलिंग से काफ़ी थक चुकी है और अभी उसका घर 3 माउंटेन दूर है, तो क्या वो कुछ टाइम उनके साथ ही रह सकती है। वो माउंटेन कारवा कहता है कि वो यहाँ रह सकती है और जब तक उसका बेबी जन्म नहीं लेता तब तक वो यहाँ आराम कर सकती है। तभी टामा कहती है कि तो वो सभी भी उस लेडी के बेबी होने के बाद ही जाएंगे। ये सुनकर शागुन काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी एक बेबी को जन्म लेते हुए देखना था। सीन शिफ्ट होता है और हम टेंपल का सीन देखते हैं जहां एहसान, टाइगर सान और जिनून बातें कर रहे होते हैं और तभी एहसान टाइगर सान को उसका मिशन देता है जिसमें उसे जिंका को ख़त्म करना था। ये सुनकर टाइगर सान काफ़ी ईवल स्माइल करता है और जल्द से जल्द मिशन पूरा करने की कहता है। वहीं काफ़ी रात में भी शिनसुके ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी उसके पास शागुन आ जाती है और उसे कहती है कि क्या वो इतने दिल से स्ट्रांग बनना चाहता है जो माउंटेन के टॉप पर आकर इतनी रात में ट्रेनिंग कर रहा है। जिस पर शिनसुके कहता है कि अब उससे स्ट्रांग बनना ही होगा क्योंकि अब वो एक रियल जर्नी पर है और अभी तक जिंका, टामा और शागुन सभी ने अच्छा काम किया है, लेकिन सिर्फ शिनसुके ही है जिसने अभी तक कुछ मदद नहीं की। पर शागुन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब शागुन परेशानी में थी तो शिनसुके ही था जो उसके पीछे आया था और उसकी मदद की थी। ये सब कहकर शागुन काफी शर्मा जाती है और वहां से भागने वाली होती है, लेकिन तभी शागुन के अंदर का कागान उसे रोकता है और शिनसुके से कहता है कि वो अपनी मैजिक स्वॉर्ड निकाले, वो उसे कुछ एडवाइस दे सकता है। अब शिनसुके काफी डर के साथ वापस से स्वॉर्ड निकालने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार भी पहले की तरह ब्लास्ट होता है और शिनसुके दूर गिर जाता है। ये देखकर कागान बताता है कि शिनसुके स्वॉर्ड के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। शिनसुके को स्वॉर्ड को भी एक इंसान समझना चाहिए जिससे उन दोनों के बीच का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगा। फिर कागान कहता है कि शागुन को मेहनत करते रहना चाहिए जिससे वो एक दिन काफी काबिल इंसान बन जाएगा और वो शागुन से शादी भी कर पाएगा। शिनसुके शागुन से शादी का नाम सुनकर काफी हैरान हो जाता है। तभी शागुन वापस आ जाती है और चिल्लाते हुए कागान से कहने लगती है कि वो ये सब शिनसुके के सामने कैसे कह सकता है। तभी शागुन वहां से चिल्लाते हुए भाग जाती है। अब शिनसुके ये सब सुनकर शर्म की वजह से लाल हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था अभी अभी उसने क्या सुना। अब इससे शिनसुके को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और वह स्ट्रांग होने में लग जाता है। वहीं हम देखते हैं कि टामा और जिंका भी छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं और जिंका कहता है कि क्या उन्हें इस सब की ज़रूरत भी है। नेक्स्ट डे शागुन काफ़ी खुश थी उस लेडी और उसके होने वाले बच्चे के लिए। शागुन उस लेडी से पूछती है कि क्या उन्होंने अभी तक बेबी के लिए कोई नाम सोचा है, जिस पर वो लेडी मना करती है और शागुन से उसका नाम पूछती है। शागुन अपना नाम बताती है और वो लेडी कहती है कि शागुन नाम काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो अगर उसकी बेटी होती है तो वो ज़रूर यही नाम रखेगी। तभी जिंका कहता है कि अगर उन्हें लड़का होता है तो कागान नाम कैसे रहेगा, जिस पर वो लेडी कहती है कि यह नाम भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर उसका बेटा होता है तो वो कागान ही रखेगी। अब शागुन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब उससे उस बेबी को देखने का इंतज़ार भी नहीं हो रहा। तभी टामा जिंका से बेबी को फील करने की कहती है, पर जिंका मना कर देता है। हालांकि टामा के बार बार कहने की वजह से जिंका को मानना पड़ता है, लेकिन जिंका उस लेडी के पेट को छूता इससे पहले उस लेडी के पेन स्टार्ट हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाइगर सान और आदमी जिसे जिंका ने पहले हराया था वो दोनों माउंटेन पर आ चुके थे और उस माउंटेन कारवां से अंदर जाने की परमिशन मांगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जिंका और उसके साथी यही है। तभी वो छोटे कारवां जिंका और उसके साथियों को छुपने की कहने जाने लगते हैं क्योंकि कोई उन्हें मारने आया है। अब टाइगर सान और उसका साथी अंदर जाने लगते हैं, पर इससे पहले जिंका और उसके साथी खुद ही उसके सामने आ जाते हैं और जिंका टाइगर सान से फाइट करने के लिए तैयार भी था। शिनसुके मन में सोचता है कि वो छुप भी सकते थे और शायद टाइगर सान उन्हें कभी ढूंढ भी नहीं पाता, पर यह सबसे अच्छा तरीका है उस लेडी और उसके बच्चे को बचाने का। तभी टाइगर सान का साथी देखता है कि वो सभी सिर्फ 3 हैं और उनमें टामा गायब है, तो वो टामा को ढूंढने चला जाता है। तभी टाइगर सान अपनी फाइटिंग फॉर्म में आ जाता है और एक काफ़ी खतरनाक टाइगर में बदल जाता है। अब टाइगर सान अटैक करना शुरू करता है और उसके अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट थे, जिसकी वजह से जिंका का उनसे बचना काफ़ी मुश्किल था और वो पहले ही अटैक से दूर जाकर गिरता है। फिर जिंका वापस खड़ा होता है और दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। जिंका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है जिससे टाइगर सान को भी अब चोट पहुंच रही थी, लेकिन दोनों को ही इस फाइट में काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि उन्हें बराबरी का ओपोनेंट मिला है। शिनसुके उन्हें देखकर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी पावर तो उनके आसपास भी नहीं है। तभी टाइगर सान का साथ ही शिनसुके और शागुन के पीछे आ जाता है और उनके ऊपर एक काफ़ी बड़ा पत्थर फेंक देता है
और वो दोनों उससे हट भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो हटते हैं तो वो पत्थर सीधा टामा और उस लेडी को लगेगा। जिंका का इससे ध्यान भटकता है और टाइगर सान जिंका को मारकर दूर बेहोश कर देता है। तभी शागुन उस पत्थर के आगे आ जाती है और मैजिक पावर यूज करने के बाद भी उस पत्थर को रोक लेती है। ये देखकर शिनसुके काफी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी टाइगर सान का साथी अपनी बहुत सारी डुप्लीकेट बना लेता है। टाइगर सान उसे ये सब रोक देने की कहता है, क्योंकि इसकी फाइट पहले से ही जिंका के साथ चल रही है, पर वो उसकी बात भी नहीं मानता। शिनसुके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो डुप्लीकेट कई सारे थे और तभी रियल वाला शागुन के पीछे जाकर उसे स्वॉर्ड मार देता है। अब स्वॉर्ड लगने के बाद भी शागुन हट नहीं रही थी, पर उसका काफी खून बहता जा रहा था। शिनसुके शागुन को रुक जाने की कहता है, लेकिन तभी शागुन को उस बेबी की आवाज़ सुनाई देती है जो जन्म ले चुका है। शागुन काफ़ी खुश होती है और वो सारा अच्छा टाइम याद करती है जो उसने अपने दोस्तों के साथ बिताया है। फिर शागुन उस बड़े पत्थर को रोकने के लिए एक छोटे पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। देखकर शिनसुके रोने लगता है, पर शागुन उससे थैंक्स करती है जो कुछ भी उसने उसके लिए किया। वहीं जिंका बेहोश पड़ा होता है और वो टाइगर सान का साथी उसे भी मारने वाला था, लेकिन टाइगर सान बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है, क्योंकि अभी तक जिंका और उसकी फाइट पूरी नहीं हुई है। कुछ ही देर में जिंका को होश आता है और टाइगर सान उससे कहता है कि अभी तो वो जा रहा है, लेकिन जब वो अगली बार वापस आएगा तब जिंका उसे फाइट करने के लिए तैयार रहे, वरना वो उसकी लास्ट फाइट होगी। ये कहकर टाइगर सान और उसका साथी वहां से चले जाते हैं। फिर जिंका शिनसुके के पास आता है और उसे पूछता है कि शागुन कहाँ है, जिस पर शिनसुके उस पत्थर की तरफ इशारा करता है। ये देखकर जिंका काफी निराश हो जाता है कि शागुन ने उन्हें बचाने के लिए खुद की जान दे दी। तभी टामा उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि उस लेडी के 2 बच्चे हुए हैं, एक लड़का है और एक लड़की। ये सुनकर जिंका काफी रोने लगता है और उनके पास जाता है, पर शिनसुके रोता नहीं और शागुन के पत्थर के पास जाकर सिर्फ उसे देखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी भी काफी दुखी होती है, क्योंकि उसने सोचा था कि शागुन सबसे पहले उसके बच्चे को गोद में लेगी। फिर कुछ देर बाद वो तीनों उस माउंटेन से जाने लगते हैं। तभी उस माउंटेन का लीडर उन्हें बताता है कि शागुन अभी मरी नहीं है, सिर्फ उसने अपनी लिमिट से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर ली है, जिसकी वजह से वो काफी गहरी नींद में चली गई है और उसे वापस होश में आने में टाइम लगेगा। हो सकता है 100 साल लग जाए या 1000 साल भी लग सकते हैं, और शायद शागुन कभी होश में ही ना आए। अब वो सभी अपने मिशन के लिए आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा के लिए सिर्फ वहाँ ही नहीं रह सकते हैं। अब वो तीनों एक जगह बैठे होते हैं और शिनसुके अपनी स्वॉर्ड से बातें कर रहा होता है और बताता है कि उसके स्वॉर्ड को ब्लड चाहिए, और अगर वो ब्लड नहीं दे सकता तो वो उस स्वॉर्ड को जानजो को वापस कर देगा। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर जैसा कोई आता है जो उनसे पूछता है कि वो तीनों कौन है, जिस पर टामा बताती है कि वो ट्रैवलर है और वो यहाँ से गुजर रहे हैं। फिर वो मॉन्स्टर अपना नाम कागो मोरी बताता है और वो इसी रोड पर आने वाले विलेज का गार्डियन है। जिंका कागो मोरी से पूछता है कि क्या उसके लिए विलेज में उनके रहने के लिए कोई होटल है, जिस पर कागो मोरी बताता है कि विलेज में होटल तो है, लेकिन उन्हें रिवर की दूसरी साइड अपने रहने के लिए कुछ बना लेना चाहिए। जिंका पूछता है ऐसा क्यों, जिस पर कामोगोरी बताता है कि उनकी स्पिरिट साफ और खुश नहीं है, वो सभी नेगेटिव एनर्जी के साथ भरे हुए हैं। अब उन तीनों ने रिवर के पास ही अपने रहने के लिए घर बना लिया है, लेकिन तीनों काफी शांत बैठे होते हैं। तभी टामा मन में सोचती है कि शागुन के साथ जो कुछ हुआ उससे शिनसुके और जिंका दोनों को ही काफी धक्का लगा है। हालांकि जिंका तो कुछ टाइम में वापस पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन शिनसुके काफी बदल चुका है और उसके अंदर के गुस्से ने उसको ही खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं लग रहा। तभी उन्हें बाहर से लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि एक लड़का अपनी बहन से लड़ रहा होता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर जो उनके विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा है वो उसकी बहन को खाने वाला है। जिससे उन्हें पता चलता है कि कागो मोरी हर 4 साल में विलेज के एक इंसान को खा लेता है और बदले में वो उन्हें हर मुसीबत से बचाता है। वो लड़की भी अपने भाई से यही कहती है कि उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जान के बदले उन्हें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है और वो आराम से रह सकते हैं। पर वो लड़का ये मानने को तैयार नहीं था और वहां से भाग जाता है। अब ये सब हमारे हीरोज भी सुन लेते हैं और शिनसुके खड़े होकर जाने लगता है। टामा उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर शिनसुके कहता है कि वो कागो मोरी को मारने जा रहा है। ये सुनकर टामा ऐसा ना करने की कहती है, क्योंकि सिर्फ एक जान 4 साल की सेफ्टी के लिए काफी सही फैसला है। पर यह सुनकर शिनसुके टामा का गला पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ एक जान का सवाल नहीं है जो पूरा परिवार परेशान होगा, बात उसकी है। लेकिन तभी जिंका उठता है और शिनसुके को मारकर गिरा देता है और उसे कहता है कि वो टामा के साथ वापस इस तरह से बात करने की कोशिश भी ना करे। अब टामा शिनसुके से कहती है कि ये विलेज वाले ने खुद चुना है तो वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तभी शिनसुके कहता है कि क्या टामा और जिंका इसी तरह अपनी अच्छी दुनिया बनाने वाले हैं। फिर शिनसुके वापस जाने लगता है और टामा उसके पास आकर उससे माफ़ी मांगती है जो कुछ भी उसने कहा। फिर टामा शिनसुके को वो रॉक्स दे देती है जो उन्हें माउंटेन से मिले थे। शिनसुके भी टामा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे वो सब नहीं करना चाहिए था। फिर शिनसुके वापस से जाने लगता है। अब शिनसुके कागो मोरी तक पहुंच भी जाता है, पर जैसे ही शिनसुके कागो मोरी के सामने आता है तभी कोई कागो मोरी को मार देता है।
शिनसुके देखता है कि जिसने कागोमोरी को मारा वो वही टाइगर सान का साथी ब्लिंस है, जिसकी वजह से आज शागुन की ये हालत है। ब्लिंस शिनसुके को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो टाइगर सान को चकमा देकर आया ही इसलिए था कि उन तीनों को भी मार सके, लेकिन शिनसुके उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। पर अब भी शिनसुके मैजिक स्वॉर्ड को यूज करने की हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पा रहा था, जिसकी वजह से शिनसुके अब भी पहले की तरह ही था और ब्लिंस शिनसुके को मारकर बेहोश भी कर देता है। अब ब्लिंस शिनसुके को मारने वाला होता है और वहीं हम शिनसुके को देखते हैं जो एक इल्यूजन में था, जहां उसकी स्वॉर्ड उससे कह रही थी कि अगर उसे स्ट्रांग बनना है तो शिनसुके को अपनी बॉडी उसे देनी होगी, जिससे वो स्वॉर्ड शिनसुके की बॉडी को कंट्रोल करेगी और जो कोई भी उसके रास्ते में आए उसे मार दे। पर शिनसुके अब पहले की तरह नहीं था और वो उस स्वॉर्ड से कहता है कि वो सिर्फ एक स्वॉर्ड है और शिनसुके उसका मास्टर है, तो सिर्फ शिनसुके ही उसे चला सकता है। अब शिनसुके उसके मुंह में हाथ डाल देता है और उसे कहने लगता है कि सिर्फ वो ही उसे चला सकता है। वहीं रियल में ब्लिंस शिनसुके को मारने वाला होता है, लेकिन तभी शिनसुके होश में आ जाता है और मैजिक स्वॉर्ड का यूज करके ब्लिंस का एक हाथ काट देता है। ये देखकर ब्लिंस भी काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये उसने कैसे किया। पर फिर भी ब्लिंस शिनसुके से कहता है कि सिर्फ मैजिक स्वॉर्ड का यूज करना सीखकर शिनसुके उसे हरा नहीं सकता। ब्लिंस अपना हाथ वापस ग्रो कर लेता है। ये देखकर शिनसुके थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन वो वापस से ब्लिंस पर अटैक करने आने लगता है। पर ब्लिंस शिनसुके से कहता है कि एक ही अटैक वापस यूज करके वो उसे हरा नहीं सकता। तभी ब्लिंस शिनसुके के हाथ पर मारकर उसकी स्वॉर्ड गिरा देता है, लेकिन शिनसुके रुकता नहीं है और वो ब्लिंस को पंच मारने लगता है। ये देखकर ब्लिंस भी हैरान हो जाता है कि शिनसुके उस पर कैसे अटैक कर पा रहा है। ब्लिंस शिनसुके के मुक्के के बाद भी वापस खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी कागामोरी आता है और काफी जोर से ब्लिंस का मुंह जमीन पर मार देता है और तभी कागामोरी के मुंह से खून निकलता है और वो वहीं पर मर जाता है। शिनसुके अब शागुन का बदला लेने के लिए ब्लिंस को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसे उसके सामने शागुन दिखती है और शिनसुके सोचने लगता है कि क्या शागुन अगर यहाँ होती तो वो भी यही चाहती। अब शिनसुके रुक जाता है और तभी एहसान का इल्यूजन शिनसुके के सामने आता है जो ब्लिंस को वापस आने की कहता है। हालांकि ब्लिंस शिनसुके को मारकर ही वापस आने की कहता है, लेकिन एहसान कहता है कि अगर ब्लिंस अभी वापस नहीं आया तो वो उसकी बॉडी के हर एक पार्ट को अलग कर देगा। ये सुनकर ब्लिंस डर जाता है और वापस आने के लिए मान जाता है, पर जाते हुए शिनसुके और ब्लिंस दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि वो उसे खत्म कर देंगे। जिसके बाद अब शिनसुके वापस टामा और जिंका के पास पहुंचता है। वो उसका इंतजार ही कर रहे थे और जाने के लिए तैयार थे। फिर अगले दिन वो तीनों एक काफी बड़ी चट्टानों के पास आ जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने दो काफी बड़े टेंगू आ जाते हैं जो काफी पावर भी लग रहे थे। पर तभी सामने से एक लेडी आती है जो उनसे कहती है कि वो उनकी साथी है, इसलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं। फिर वो लेडी उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है और बताती है कि उसे पता है कि उनके पीछे ड्रैगन है जो उन्हें मारना चाहता है, लेकिन उन्हें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके टेंगू उन्हें देख लेंगे। अब वो लेडी उन तीनों को एक गुफा में ले जाती है और हम जिनून को देखते हैं जो टेंगू के सामने पहुंच चुका था। जिनून दोनों टेंगू से पूछता है कि क्या वो उनके आगे नहीं जाने देगा, जिस पर वो दोनों मना करते हैं। तो जिनून सैया को उनसे फाइट करने का ऑर्डर देता है और सैया अपने सिर्फ एक ही अटैक से उन दोनों इतने बड़े टेंगू के टुकड़े टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ टामा उस लेडी का थैंक्स करती है जो वो उन्हें ड्रैगन से बचाकर यहाँ ले आई, जिस पर वो लेडी बताती है कि उसका और ड्रैगन का एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस उन्हें उसका दोस्त बनकर रहना होगा। पर फिर वो लेडी बताती है कि उसके पास उनके लिए भी एक काम है। फिर वो लेडी डांगा यू के मेन टावर के बारे में बताती है जो कि असल में एक माउंटेन बीस्ट है, लेकिन डांगा यू वालों ने उसका माइंड वॉश करके उसे अपने कंट्रोल में कर लिया है और उन्हें बस उसे ही वापस होश में लाना है। जिंका भी बताता है कि जब वो उनके मेन टावर में जा रहा था तब उसे माउंटेन ने उसे पंच मारकर काफ़ी दूर फेंक दिया था। पर वो जिंका पूछता है कि वो उस माउंटेन को होश में कैसे लाएंगे, जिस पर वो लेडी बताती है कि उन्हें सिर्फ उस माउंटेन की एक जोरदार चांटा मारना होगा, जिससे वो माउंटेन वापस होश में आ जाएगा और वो डांगा यू वाले की मदद करना बंद कर देगा। पर ये सुनकर सभी मना करने लगते हैं क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ा है और उसे चांटा मारना कोई आसान काम नहीं है। फिर वो लेडी उनसे कहती है कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ उसे डांगा यू के टावर तक का रास्ता बताना है, क्योंकि डांगा यू अपनी पावर से उस लेडी को उनके टावर से दूर रख रहा है। जब वो उसे टावर तक पहुंचा देंगे वो उस माउंटेन को वापस होश में ला देगी। शिनसुके पूछता है कि क्या वो ऐसा कुछ कर भी सकती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि उन्हें तो खुश होना चाहिए कि वो डांगा यू के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर में से एक को ख़त्म कर रही है, जिससे उनका ही काम आसान होगा। जिस पर जिंका कहता है कि अगर वो माउंटेन उन तीनों में से एक है और वो जिनून दूसरा है तो एक तीसरा कौन है, जिस पर वो लेडी बताती है कि उसका नाम कुजुनो है। कुजुनो नाम सुनकर टामा हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वो फॉक्स है, जिस पर वो लेडी हाँ करती है। टामा पूछती है कि कुजुनो ऐसा क्यों कर रही है। वो लेडी बताती है कि ये एक काफ़ी लंबी कहानी है।
अब वो लेडी बताती है कि कई सालों पहले एक आदमी था जिसे एन्चेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और साथ ही एन्चेंट हुए वेपन भी। फिर एक दिन उस आदमी को उसकी टीम के साथ एक मिशन पर भेजा जाता है। उस मिशन में उन्हें कुजूनों को मारना था, पर वो आदमी जैसे कुजूनों को देखता है उसे प्यार हो जाता है और कुजूनों भी उस आदमी के प्यार में गिर जाती है। फिर वो आदमी स्पिरिट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके अपनी पूरी टीम को मार देता है। वो लेडी बताती है कि वो आदमी एहसान है जो अब डांगा यू का मास्टर बन चुका है। शिनसुके उस लेडी से पूछता है कि कुजूनो कौन है, जिस पर काफ़ी शर्माते हुए टामा बताती है कि कुजूनो उसकी मदर है। ये सुनकर शिनसुके और जिंका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या एहसान उसका फादर है, पर टामा चिल्लाते हुए मना करती है और बताती है कि वो उसकी उम्र एहसान से भी ज़्यादा है। फिर वो लेडी बताती है कि एहसान की रियल रिसर्च है कि वो पता करना चाहता है कि एक कारवां को वापस इंसान कैसे बनाया जा सकता है, और जो कारवां उसने बनाए हैं वो सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट है। ये सुनकर शिनसुके को शागुन की याद आती है और वो सोचता है कि शागुन ने इतना कुछ सहा सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए। अब शिनसुके कहता है कि वो एहसान को ख़त्म कर देगा। तभी टामा भी कहती है कि उसकी मदर हमेशा से रोमांस के लिए पागल रही है और वो अगर एक बार रोमांस में फंस जाए तो वो चिंता नहीं करती कि वो सही कर रही है या नहीं, इसलिए अब बहुत हो गया और अब टामा उन्हें ख़त्म करके सब सही कर देगी। तभी वहाँ बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और तभी एक लड़की उनके सामने आती है जो बताती है कि ड्रैगन फॉरेस्ट में आ चुके हैं। फिलहाल वो फॉरेस्ट में ही घूम रहे हैं, जिस पर वो लेडी सभी कौवे से कहती है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और अब वो आराम कर सकते हैं। तभी वो लड़की जिंका को देखती है और उसे जिंका को देखते ही उसे प्यार हो जाता है, तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे आई लव यू बोल देती है। लेकिन जिंका उसे कहता है कि वो तो एक इंसान है। फिर जिंका अपना हाथ साफ करने लगता है और उसे जाने की कहता है। ये सुनकर वो लड़की काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ ये सब क्या हुआ। फिर वो लेडी बताती है कि उसे वो लड़की मिली थी तो वो उसे अपने पास रखने लगी और उसका नाम रिंजू है। तभी वो लेडी अपने मैजिक से जिनून को दिखाती है जो अभी एक रिवर के पास बैठा है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि जिनून को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करती है और वो इसके लिए अपने कपड़े भी उतार देती है। लेकिन इससे जिनून को गुस्सा आता है और वो काफ़ी तेज चिल्लाती है, जिसकी वजह से वो लड़की अपनी रियल फॉक्स की फॉर्म में आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो लेडी कहती है कि वो उन दोनों को फॉरेस्ट में उलझा कर रखेगी, जिससे उन तीनों को ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। जिस पर शिनसुके पूछता है कि क्या उनके पास ट्रेनिंग करने का टाइम है, पर तभी तो वो लेडी उन तीनों को अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर देती है और उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर देती है, जिसमें जिंका को रिंजू को हराना था, शिनसुके को एक काफ़ी बड़े पत्थर की अपनी स्वॉर्ड से काटना था और टामा को अपनी स्पिरिचुअल पावर पर कॉन्सेंट्रेट करके पानी पर चलना था। जिंका रिंजू से जीत नहीं पा रहा था तो वो लेडी वहां आती है और जिंका को कई सारी ऐसी बातें बताती है जो उसे आज तक पता नहीं थी और बताती है कि उसके कमज़ोर होने की वजह से कितने लोग मारे गए हैं और कितने लोगों को दुख सहना पड़ा है। ये सब सुनकर जिंका अपने अंदर की पावर को अनलॉक करता है और अब उसे रिंजू के अटैक से बचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि उसके अटैक जिंका को टच भी नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ कितनी भी कोशिश करने के बाद शिनसुके उस पत्थर को नहीं काट पा रहा था। तभी शिनसुके को समझ आता है कि वो यहाँ अपनी पावर से उड़ भी सकता है और उसे इस पत्थर को काटने की ज़रूरत नहीं है। फिर शिनसुके उड़ते हुए जाने लगता है और वो सीधा फॉरेस्ट में सेया के पास पहुंच जाता है और उसके गले पर स्वॉर्ड रख देता है। तभी वो लड़की शिनसुके से कहने लगती है कि उसने सेया को किस्मत से पकड़ लिया है और अब उसे सेया को मार भी देना चाहिए क्योंकि सेया उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अकेले ही उन सभी को मार सकता है। तो शिनसुके के पास एक काफ़ी अच्छा मौका है जिससे वो काफ़ी कुछ ठीक कर सकता है। वो लड़की बताती है कि एक दिन सेया आगे चलकर और स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनेगा और हो सकता है कि वो एक डीमन भी बन जाए, फिर वो कई हज़ारों लाखों लोगों को मारेगा। तो शिनसुके के पास ये सब रोकने का एक काफ़ी अच्छा मौका है। सेया भी यही कहता है कि शिनसुके को उसे मार देना चाहिए, लेकिन शिनसुके की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं और वो कहता है कि डांगायू वालों ने एक बच्चे को ये क्या बना दिया है। फिर शिनसुके कहता है कि वो उसे नहीं मार सकता। ये सुनकर सेया भी हैरान हो जाता है कि शिनसुके क्या कह रहा है। फिर शिनसुके खड़ा होता है और अपनी स्वॉर्ड वापस रख लेता है। सेया खड़ा होता है और अपना हाथ बदल लेता है और शिनसुके की तरफ अटैक करता है, पर शिनसुके वहां से हिलता भी नहीं है और चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। अब तभी सेया वहां से चला जाता है। उसे देखकर वो लड़की कहती है कि सेया एक इंसान का ही बच्चा है। फिर वो शिनसुके को वापस चलने की कहती है। दूसरी तरफ वो लेडी जिंका से कहती है कि अब उसकी ट्रेनिंग के आखिर में जिंका को जिनून से फाइट करनी होगी। ये सुनकर जिंका हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर वो जिनून से 100 बार फाइट करता है फिर भी वो उसे नहीं जीत सकता। फिर वो लेडी कहती है कि अगर जिंका 10,000 बार फाइट करता है तो क्या होगा, जिस पर जिंका थोड़ा सोचता है और कहता है कि अगर कोई चमत्कार होता है तो शायद वो जीत भी सकता है। ये सुनकर वो लेडी खुश हो जाती है और कहती है कि वो जिंका की पावर और स्ट्रेंथ देखना चाहती है, इसलिए वो जिंका को जिनून के पास भेजने वाली है जिससे उसे काफ़ी मदद मिलेगी।
जिंका ऐसा कुछ करने से मना करता है, पर तभी वो लेडी जिंका को जिनून के सामने भेज देती है। जिनून जिंका को ऐसे अचानक से अपने सामने देखकर काफी शॉक हो जाता है, लेकिन जिंका पानी में गिर जाता है और वो रिवर के साथ बहने लगता है। जिनून को लगता है कि कहीं ये जिंका का कोई इल्यूजन तो नहीं, और जिंका वहां से बहकर चला जाता है। दूसरी तरफ टामा अब भी पानी पर चलने की कोशिश कर रही थी और वो काफी ध्यान के साथ सिर्फ पानी पर खड़ी थी। लेकिन तभी वो लड़की टामा से पूछती है कि उसे कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि जिंका और शिनसुके अपनी ट्रेनिंग पूरी भी कर चुके हैं। ये सुनकर टामा का वापस से ध्यान भटक जाता है और वो फिर पानी में गिर जाती है। लेकिन अब टामा एक पत्थर पर बैठती है और अपने आसपास की हर चीज़ फील करती है, जिससे उसे सब एहसास होने लगता है कि वो कैसे इस टेस्ट को पूरा कर सकती है। उसी रात जिंका और शिंसू के साथ बैठे होते हैं, तभी टामा भी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आ जाती है और वो सभी उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। अब वो लड़की खड़ी होती है और कहती है कि वो इस फॉरेस्ट में कुछ दिनों तक ड्रैगन को यही फंसाए रखेगी और इसी बीच में सभी डांगुई के मेन टावर पर अटैक करेंगे। पर तभी टामा कहती है कि वो पहले जिनून को हराएंगे। सुनकर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिनून को हराने के लिए अभी तैयार नहीं था। वो लेडी टामा से कहती है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ जरूर गई है, लेकिन अभी जिनून के सामने वो कुछ भी नहीं है। टामा कहती है कि उसे पता है, पर फिर भी उसे पहले ड्रैगन को हराना है। अब वो लेडी टामा की तारीफ करने लगती है और कहती है कि अगर वो ड्रैगन को सही में रास्ते से हटा देते हैं तो उनका काफी सारा काम आसान हो जाएगा। फिर वो लेडी और इंजू दोनों वहां से रात के लिए चली जाती हैं और वो लेडी उन तीनों को आराम कहने की कहती है। कुछ देर बाद जिंका टामा से पूछता है कि क्या सही में उनका अभी ड्रैगन से फाइट करने का फैसला सही है, जिस पर टामा कहती है कि उसके पास एक प्लान है। वो किसी तरह से जिनून को उस लेडी के पास ले आएगा और अगर उन दोनों की फाइट होती है तो उनका काम अपने आप काफी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट डे वो तीनों जिनून के काफी पास आ जाते हैं और उनका प्लान फाइट करते हुए या भागते हुए किसी भी तरह ड्रैगन को उस लेडी तक ले जाना था। फिर टामा जिंका को ट्रांसफॉर्म होने के लिए अपना ब्लड देती है, लेकिन तभी वहां से आ जाता है और जिंका को मारकर दूर गिरा देता है। तभी जिनून की नजर जिंका पर जाती है और वो जिंका के पास आ जाता है। ये देखकर जिंका बुरी तरह से डर जाता है और तभी जिनून अपनी ड्रैगन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब जुनून जिंका पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, पर जिंका बच जाता है। फिर जुनून वापस से अटैक करता है, पर जिंका उससे भी बच जाता है। अब जिंका भी मन में सोच रहा होता है कि वो अटैक से कैसे बच रहा है। तभी उसे उस लेडी की बात याद आती है कि वो जुनून से जीत सकता है। तभी जिंका हंसने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो ऐसे हालात में कैसे और क्यों हंस रहा है, पर वो बस हंस रहा था। अब जिनून वापस से जिंका पर अटैक करता है, पर वो उसके अटैक से बच जाता है और काफ़ी चालाकी से उसका क्लोन बनाकर टामा तक पहुंच जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन इस बार जिंका के वेग पहले से ज़्यादा बड़े थे और साथ ही 4 से 5 हो चुके थे। टामा बताती है कि इस बार उसे स्पिरिचुअल पावर का कनेक्शन पहले से ज़्यादा बेहतर बनता हुआ लगा है। जिंका मन में सोचता है कि वो पहले से 3 गुना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर महसूस कर रहा है। तभी जिनून जिंका से कहता है कि वो पहले अटैक कर सकता है। अब जिंका अपने एक विंग को काफ़ी बड़े ब्लेड में बदल देता है और जिनून पर अटैक करता है। हालांकि जिनून उससे बच जाता है, पर तभी जिंका जिनून के पास आ जाता है और एक काफ़ी बड़े अटैक तैयार कर लेता है और उससे जिनून पर सीधा अटैक करता है। लेकिन जिनून भी काफ़ी स्ट्रांग है और वह जिंका के अटैक को अपने अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देखते हैं उस अटैक को रोकने में जिनून का एक हाथ कट गया है और जिनून के अटैक की वजह से जिंका का भी हाथ कट गया है। पर जिंका के हाथ में से काफ़ी खून निकल रहा होता है, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे तो वो मर सकता है। लेकिन तभी जिंका का गुस्सा उसकी पार में बदल जाता है और उसका छठा विंग भी आ जाता है, जिसे देखकर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अब जिनून सोचने लगता है कि अगर उसने आज जिंका को जाने दिया तो वो आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा और वो ऐसे खतरे को जिंदा नहीं छोड़ सकता। इसलिए अब जिनून भी पूरी पावर के साथ अटैक करने लगता है। जिंका भी जिनून के अटैक का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते इससे पहले वो लेडी अपने बच्चे वाले फॉर्म के साथ बीच में आ जाती है और काफ़ी आसानी से उन दोनों को ही रोक देती है। ये देखकर शिनसुके मन में सोचता है कि टामा सही थी, वो उस लेडी को बीच में लाने में कामयाब हो गए। अब वो लेडी जिंका से कहती है कि उसे पता ही था कि ट्रेनिंग से जिंका को फ़ायदा मिलेगा, पर वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा ये नहीं पता था। लेकिन वो लेडी काफ़ी गुस्से के साथ कहती है कि उन्हें उस फाइट में नहीं बुलाना चाहिए था। तभी वो ड्रैगन अपने आप को आज़ाद कर लेता है और वो लेडी उससे पूछती है कि क्या वो अब भी फाइट करना चाहता है, क्योंकि अगर जिनून को अब भी फाइट करनी है तो उसे पहले उस लेडी से फाइट करनी होगी। लेकिन जिनून फिर भी नहीं मानता और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो लेडी अपने दोनों हाथों को पेड़ों में बदल देती है और जिनून को ज़मीन के काफ़ी अंदर भेजने लगती है। फिर वो लेडी काफ़ी सारी डालियों में जिनून को सील कर देती है। देखकर सेया भी जिनून की मदद करने आता है, पर वो लेडी उसे भी उसी तरह से सील कर देती है। जिसके बाद वो लेडी टामा के पास आती है और उसे फाइट में लाने की वजह से उसे सजा देने की कहती है। पहले तो वो लेडी काफ़ी ईवल फेस के साथ जिंका और टामा की सोल खाने की कहती है, लेकिन फिर वो कहती है कि वो मजाक कर रही है।
फिर वो लेडी उनके ट्रिप पर से वापस आने के बाद सजा देने की कहती है और हमारे हीरोज निकल जाते हैं डांगा यू के मेन टावर के लिए। जिसके बाद हम मेन टावर को देखते हैं जहां एक्जान को पता चल गया था कि उस लेडी ने जुनून और सेया को सील कर दिया है और अब जिंका और उसके साथी उनकी तरफ आ रहे हैं। ये सब एक्जान टाइगर सान को भी बता देता है और टाइगर सान उनकी यही इंतजार करने की कहता है क्योंकि आखिर में उन्हें आना तो यही है। फिर टाइगर सान इंसान से उनकी नई फोर्स को यूज करने की कहता है क्योंकि टाइगर सान को पता चला है कि वो नई फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब टाइगर सान वार्म अप करने जाने की कहता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी काफी दुखी होते हैं क्योंकि जिंका ने एक हाथ खो दिया है, लेकिन जिंका काफी खुशी के साथ टामा को गले से लगा लेता है और कहता है कि आखिरकार उन्होंने उस ड्रैगन से अपना पीछा छुड़ा ही लिया, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। पर टामा जिंका से कहती है कि इसमें उसका एक हाथ चला गया, जिस पर जिंका कहता है कि उसे पता है लेकिन ड्रैगन से पीछा छुड़ाने के लिए एक हाथ भी देना पड़ा तो ये काफी अच्छी डील है। शिनसुके जिंका की तारीफ करता है कि उसका एक हाथ जाने के बाद भी वो इतना खुश है क्योंकि अगर ये शिनसुके के साथ हुआ होता तो अभी वो काफी परेशान हो रहा होता। अब रिंचू जिंका की तारीफ करने लगती है क्योंकि वो काफी हिम्मत वाला है, जिस पर जिंका पूछता है कि ये यहाँ क्यों है और रिंचू का नाम याद करने लगता है। तभी शिनसुके कहता है कि वह जिंका की ऐसी हालत होने के बाद स्माइल तो नहीं कर सकता और ना ही टामा कर पाएगी क्योंकि वह जिंका की ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को मानती है। पर टामा शिनसुके और जिंका को उसकी चिंता न करने की कहती है क्योंकि अगर जिंका स्माइल करता रहेगा तो वो भी स्माइल कर सकेगी। पर शिनसुके कहता है कि वो कभी स्माइल नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना वीक है कि शागुन को नहीं बचा पाया और ना ही जिंका की पिछली फाइट में कुछ मदद कर पाया। फिर जिंका कहता है कि शागुन अभी मरी नहीं है, वो वापस जरूर आएगी। पर शिनसुके कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि शागुन कभी वापस ही ना आए। पर टामा कहती है कि उन्हें कम से कम ये तो मानना चाहिए कि शागुन वापस जरूर आएगी। फिर शिनसुके बाहर जाने लगता है, जिसके बाद जिंका टामा को बताता है कि उसका एक हाथ चला गया लेकिन फिर भी वो काफी पावरफुल फील कर रहा है, साथ ही इससे ज्यादा अच्छा फील उसे कभी नहीं हुआ। वो अभी कुछ भी करने के लिए तैयार है तो टामा कल आगे बढ़ने की कहती है। अब हम मेन टेम्पल का सीन देखते हैं जहाँ टाइगर सान उस नई टीम से फाइट कर रहा होता है जिसका नाम टेंसेंट है। वो सभी टाइगर सान से फाइट कर रहे होते हैं जिससे टाइगर सान का वार्म अप हो जाए और टाइगर सान को उनकी पावर का भी पता चल सकेगा। फिर एग्जाम से हमें पता चलता है कि जुनून स्पिरिचुअल पावर में ज़रूर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन जब फाइटिंग टेक्निक की बात आती है तब टाइगर सान से ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि टाइगर सान ने सभी टेंसेंट को अकेले ही काफ़ी बुरी तरह से हरा दिया था। सीन शिफ्ट होता है और रिंजू उन तीनों को अपना नाम एक पेपर पर लिखने की कहती है जिससे वो सोल कॉलिंग स्पेल का यूज़ कर सके। इस स्पेल का नाम सुनकर जिंका हैरान हो जाता है क्योंकि उसका यूज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। शिनसुके पूछता है कि इस स्पेल से क्या होता है, जिस पर जिंका बताता है कि सोल कॉलिंग से वो किसी भी इंसान और कारवां को अपने पास बुला सकते हैं तो वो सभी अपने नाम लिख कर दे देते हैं क्योंकि ये स्पेल फाइट में या किसी मुसीबत में उनके काफ़ी काम आने वाला है। अब वो चारों मेन टेम्पल के सामने आ जाते हैं और सभी तैयार थे फाइट के लिए। तभी जिंका और टामा एक पत्थर के पीछे जाते हैं और इस बार जिंका टामा का ब्लड हाथ के बजाय कंधे से पीता है। तभी जिंका कहता है कि अगर वो ये जान से जीत गया और उसकी रिसर्च हासिल करके एक कारवा बन गया तो वो टामा से शादी कर लेगा। टामा थोड़ा शर्माती है और जिंका से कहती है कि वो ये सब क्या बात कर रहा है। दूसरी तरफ एग्जान को भी पता चल जाता है कि वो सभी वहाँ आ चुके हैं। तभी हम टामा की मदर को देखते हैं और उससे एजान पूछता है कि उसकी बेटी का फादर कौन है। पर टामा की मदर कोई अच्छा जवाब नहीं देती और मुस्कुराने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि टाइगर सान उन सभी का मेन टेम्पल के गेट पर वेट कर रहा होता है। फिर हमारे हीरोज भी वहां आ जाते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए टाइगर सान और जिंका फाइट करने लगते हैं। पर टाइगर सान जिंका से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा था जिसकी वजह से वो लगातार जिंका को पीट रहा है और जिंका का कोई भी अटैक किसी काम नहीं आ रहा था। वहीं शिनसुके कहीं नजर रख रहा था और तभी उसे ब्लिंस दिखता है जो टामा पर पीछे से अटैक करने वाला था, लेकिन शिनसुके ब्लिंस को स्वॉर्ड मार देता है। पर शिनसुके देखता है कि वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था और असली ब्लिंस तो दूर खड़ा है। अब शिनसुके काफ़ी खुशी के साथ उसके पास जाने लगता है क्योंकि शिनसुके यहाँ आया ही ब्लिंस को मारने है। वहीं जिंका काफ़ी बुरी तरह से पिट रहा होता है क्योंकि उसने पिछली फाइट से टाइगर सान को कम समझा था क्योंकि पहले टाइगर सान ने अपनी रियल पावर दिखाई ही नहीं थी। पर अब जिंका को पता चल रहा है कि वो टाइगर सान से कितनी ज़्यादा पीछे है। पर अब जिंका भी अपनी पूरी पावर के साथ टाइगर सान से फाइट करने का डिसाइड करता है और अपने सभी विंग एक्टिवेट करके फाइट करना शुरू करता है। दूसरी तरफ शिनसुके बस लगातार ब्लिंस के पेपर को ही काट रहा था। तभी उसे सामने एक केव दिखती है और वो अंदर जाने लगता है। तभी रास्ते में शिनसुके को एक आदमी दिखता है और शिनसुके उस पर अटैक कर देता है। पर तभी वो आदमी कारवा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और शिनसुके से फाइट करने के लिए तैयार होता है। पर तभी उस कारवा को ब्लिंस पीछे से स्वॉर्ड मार देता है और उसे दूर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लिंस एक काफ़ी बड़ी और ख़तरनाक मशीन पे बैठा है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी लग रही थी। लेकिन फिर भी शिनसुके उससे डरता नहीं क्योंकि वो बस ब्लिंस को मारना चाहता था और ब्लिंस
शिनसुके की तरफ एक स्वॉर्ड फेंक कर अटैक करता है, पर काफी मुश्किल से शिनसुके उससे बच जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जिंका को देखते हैं, जो अब अपनी स्पेशल आईज की मदद से टाइगर सान की बॉडी के पावर फ्लो को देख पा रहा था, जिसकी वजह से अब वो टाइगर सान के हर अटैक से बच रहा था। तभी जिंका को उसके कटे हुए हाथ में कुछ महसूस होता है और तभी जिंका उसे टाइगर सान पर अटैक करता है और वो देखता है कि उसका कटा हाथ स्पिरिट हैंड में बदल चुका है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और रिंजू बताती है कि ये उस लेडी की लगाई सीड की वजह से हुआ है। टाइगर सान ये देखकर हंसने लगता है, कहता है कि जिंका का ये पंच काफी अच्छा था। फिर टाइगर सान खड़ा होता है और बदले में जिंका को भी कुछ नया सिखाने की कहता है। तभी टाइगर सान काफी सारी स्पिरिचुअल पावर के साथ जिंका पर अटैक करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शिनसुके को देखते हैं, जो अपनी विंड पावर की मदद से ब्लिंस के अटैक से बच जाता है और साथ ही उसे मारता भी है, जिससे अब ब्लिंस काफी गुस्से में आ जाता है और शिनसुके को मारने की कहने लगता है। वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम जिंका को देखते हैं और टाइगर सान उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, जिससे जिंका की हालत खराब हो जाती है और वो वापस उठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी जिंका भी अपनी आंख खोलता है और उठ जाता है। ये देखकर टाइगर सान काफी खुश होता है कि जिंका इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद भी उठ पाया, लेकिन वो वापस से वही अटैक करने वाला होता है। पर तभी जिंका देखता है कि उसके स्पिरिचुअल वाले हाथ में काफी पावर है और वो उसे अपने सर में डाल देता है। जिंका कुछ करता है और उसका एक नया विंग आ जाता है। इस विंग में जिंका की स्पीड काफी बढ़ जाती है और वो लगातार काफी स्पीड के साथ टाइगर सान के ऊपर अटैक करने लगता है। पर उन अटैक से टाइगर सान को कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए जिंका एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक तैयार करता है। पर टाइगर सान जल्दी से जिंका के पास जाकर उसे मारने की सोचता है, जिससे वो उस अटैक से बच सके। टाइगर सान जिंका के पास जाने लगता है और वो जिंका को मारने भी वाला होता है, लेकिन तभी उनके बीच में कुछ लोग आ जाते हैं, जिससे टाइगर सान का ध्यान भटक जाता है और जिंका टाइगर सान को उस अटैक से मार देता है। अब टामा और रिंजू दोनों जिंका के पास आ जाते हैं और जिंका उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने इस चीज को देखा था, जिस पर दोनों ही मना करते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं देखा। तभी टाइगर सान जिंका के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के लगने के बाद भी खड़ा होकर आ जाता है। ये देखकर तो जिंका काफी हैरान हो जाता है, पर टाइगर सान बताता है कि उसके अंदर की पावर और स्टैमिना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो हार चुका है। फिर टाइगर सान जिंका से उसे मार देने की कहता है, पर जिंका ऐसा करने से मना कर देता है और सभी दोस्तों के साथ वहां से जाने लगता है। तभी टाइगर सान जिंका से पूछता है कि क्या उसे उसके साथ फाइट करके मजा आया, जिस पर जिंका कहता है मजा से ज्यादा वो फाइट दर्द से भरी थी। ये सुनकर टाइगर सान मुस्कुराता है और जमीन पर गिर जाता है। एक्सान भी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि टाइगर सान जिंका से हार गया और अब जिंका उसकी तरफ ही आ रहा है। टाइगर सान को हारा हुआ देखकर एक्सान कहता है कि अब उन्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि वो रिसर्चर है और वो फाइट नहीं कर सकता। फिर एक्सान अपनी सारी रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स रखने लगता है। वहीं शिनसुके ब्लिंस से दूर हटकर फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर ब्लिंस लगातार शिनसुके पर अटैक कर रहा था। तभी ब्लिंस छत तोड़ देता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अब दोनों ही लड़कर फाइट कर रहे होते हैं। तभी शिनसुके की स्वॉर्ड उससे पावर और माइंड के साथ अटैक करने की कहती है। अब शिनसुके पूरे दिमाग के साथ हवा को सुनते हुए ब्लिंस पर अटैक करता है, जिससे वो उसकी मशीन को बीच में से ही काट देता है। फिर वो दोनों नीचे आकर गिरते हैं और दोनों एक दूसरे को पंच मारने लगते हैं। तभी शिनसुके के साथी भी वहां आ जाते हैं और शिनसुके ब्लिंस को एक काफी जोरदार पंच मारता है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से अलग हो जाती है। जिंका बताता है कि ब्लिंस के पास इतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं रही जिससे वो अपनी बॉडी को जोड़कर रख पाए, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई। फिर टामा शिनसुके को बताती है कि ब्लिंस मर चुका है और ये सुनकर शिनसुके काफी जोर से चिल्लाता है और फिर खड़े होकर अपनी स्वॉर्ड लेता है और आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि अब भी उनका काम पूरा नहीं हुआ है। पर तभी उनके सामने वही माउंटेन आ जाता है और वो उनके ऊपर अटैक भी करने लगता है, जिसकी वजह से उन सभी को जल्दी से भागना पड़ता है, क्योंकि अगर वो गलती से भी उस माउंटेन के नीचे आ गए तो उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। रिंसू जल्दी से उस लेडी को बुलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने कहा था कि वो माउंटेन से फाइट करने में उनकी मदद करेगी, लेकिन रिंसू के बुलाने पर भी कोई नहीं आता, जिसकी वजह से वो सभी काफ़ी डर जाते हैं। और हम देखते हैं कि एजान और टामा की मदर अंदर बैठकर उन सभी पर हंस रहे होते हैं। लेकिन तभी रिंसू को महसूस होता है और वो बताती है कि लेडी आ चुकी है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और सामने देखते हैं कि वो लेडी भी एक काफ़ी बड़े पहाड़ को कंट्रोल कर रही है। तभी वो लेडी अपने पहाड़ से उस माउंटेन पर अटैक करती है, जिससे वो माउंटेन गिर जाता है और वापस खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब टामा की मदर एक्सान से कहती है कि उसके पास फाइट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर एक्सान ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जिंका और उसके साथ ही एक्सान की तरफ जाने लगते हैं। फिर एक्सान कहता है कि वो उस लेडी से तो कभी नहीं जीत सकते, इसलिए उन्हें अपनी सारी पावर का यूज़ भागने में करना होगा। तभी वो दोनों टावर में से भागने लगते हैं, लेकिन वो लेडी कहती है कि वो दोनों अब इतनी आसानी से उसके हाथों से नहीं बच सकते। तभी वो लेडी पेड़ों को मिसाइल बना देती है और टावर पर अटैक करने लगती है।
वो अटैक काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक होता है, जिसे देखकर शिनसुके और उसके दोस्त काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें तो उनकी बॉडी भी नहीं मिलने वाली। पर तभी टावर पर एक आग जलती हुई दिखती है और धुआं हटने पर हम देखते हैं कि एक्सान ने एक शील्ड की मदद से इतने स्ट्रॉन्ग अटैक से भी अपने आप को बचा लिया है। एक्सान कहने लगता है कि वो इतनी आसानी से भी नहीं हारने वाला। ये सुनकर उस लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका पूरा पहाड़ ही जलने लगता है। ये देखकर एक्सान और कुजुनो वहां से गायब हो जाते हैं। अब टामा जिंका से उसे जल्दी से फेंकने की कहती है। जिंका भी ऐसा ही करता है और पूरी पार से टामा को उनकी तरफ फेंकता है। टामा सीधा उड़ते हुए कुजुनो को लात मारती है और जिंका एक्सान से फाइट करने आ जाता है। अब जिंका अपनी 7 विंग से एक्सान पर अटैक करता है, पर एक्सान जिंका के सभी अटैक्स रोक लेता है और जिंका पर अटैक भी कर देता है, क्योंकि एक्सान के पास 9 विंग्स हैं। फिर एक्सान टामा से कहता है कि उसने कुजुनो की इतने सुंदर फेस पर लात क्यों मारी, जिस पर टामा चिल्लाकर एक्सान को चुप होने की कहती है, क्योंकि ये उनका फैमिली मैटर है। कुजुनो टामा से कहने लगती है कि उसने लात मारकर उसके नाक से खून निकाल दिया। फिर टामा कुजुनो से उसकी तरफ देखने को कहती है, क्योंकि उन्हें सही से बात किए काफ़ी टाइम हो गया। टामा का चेहरा देखकर कुजुनो डर जाती है, पर एक्सान कह रहा होता है कि उनके पास इन सब के लिए इतना टाइम नहीं है। तभी जिंका वापस आ जाता है और एक्सान से कहता है कि क्या उसे इतनी भी तमीज़ नहीं है कि उसे दूसरों की फैमिली के बीच में नहीं बोलना चाहिए। फिर एक्सान काफ़ी गुस्से में जिंका से कहता है कि उसने गलती से टाइगर सान को हरा दिया तो उसे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अब एक्सान मन में सोचने लगता है कि उसे अब यहाँ क्या करना चाहिए, भागना चाहिए या किसी को हॉस्टेज बनाना चाहिए। तभी एक्सान को रिंजो दिखती है और उस सोचता है कि उसकी मदद से वो आसानी से यहाँ से भाग सकता है। तभी जिंका एक्सान से पूछता है कि उसे उसकी रिसर्च के डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेंगे और उसका जिंका के मास्टर के साथ क्या रिश्ता था। फिर एक्सान जिंका को कुछ भी बताने से मना कर देता है। अब वो दोनों फाइट करने लगते हैं और टामा अपनी मदर से बात करती है, जो टामा के लिए काफ़ी दुख देने वाली बात थी। अब वहीं हम जिंका को देखते हैं जो पत्थर खा रहा होता है और एक्सान बताता है कि वो उस माउंटेन की बॉडी खाकर उसकी स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। फिर एक्सान कहता है कि अब जिंका पहले की तरह कभी इंसान नहीं बन पाएगा, जिस पर जिंका कहता है कि इंसान बनना किसको है। तभी जिंका जमीन पर गिर जाता है और उसके 2 विंग और आ जाते हैं और जिंका उठकर एक्सान से कहता है कि अब उसने उसके साथ बराबरी कर ली। लेकिन एक्सान जिंका को कहता है कि क्या वो पागल हो चुका है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसने जुनून से फाइट करके अपना एक हाथ खो दिया और कुछ ही देर पहले टाइगर सान से बहुत बुरी तरह से मार खाई है और अब ये 2 नए विंग्स आ गए। क्या जिंका की बॉडी इतने सारे चेंज एक साथ झेल पाएगी? पर जिंका एक्सान को इसकी चिंता न करने की कहता है और जल्दी से फाइट शुरू करने की कहता है। फिर वो दोनों वापस से एक दूसरे पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगते हैं। एक्सान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में एक प्लान है और जैसे ही जिंका उस पर पूरी पावर से अटैक करने आता है, एक्सान टामा का एक इल्यूजन बना देता है और जिंका उस इल्यूजन को मार देता है। तभी कुजुनो टामा को अपने साथ लेकर चली जाती है, जिससे जिंको को पता न चले कि असली टामा जिंदा है। अब टामा को मरता देख जिंका पागल हो जाता है और उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। अब जिंका बिना को सोचे एक्सान से फाइट करने लगता है। अब सही शिनसुके जिंका की मदद करने को कहता है और उसे एक्सान से भी बदला लेना था और रिंजो जल्दी से टामा को ढूंढने की कहती है, क्योंकि कुजुनो उसे ज्यादा दूर नहीं ले गई होगी। एक्सान जिंका से फाइट कर ही रहा होता है, लेकिन तभी शिनसुके एक्सान पर पीछे से अटैक कर देता है। शिनसुके एक्सान को घायल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन शिनसुके के पेट में काफी चोट लग जाती है और वो जिंका को होश में आने की कहकर जमीन पर गिर जाता है। अब जिंका देखता है कि शिनसुके जमीन पर पड़ा है और हिल भी नहीं रहा है। ये देखकर जिंका शांत हो जाता है और उसके अंदर पूरे माउंटेन की स्पिरिचुअल पावर आने लगती है। ये देखकर वो लेडी जल्दी से रिंजो को वहां से चलने की कहती है, क्योंकि ये जगह कभी भी खत्म हो सकती है। जिसके बाद जिंका के अंदर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ एनर्जी निकलती है और टामा नॉर्मल हो जाती है और वो पहले से बड़ी भी हो गई थी। लेकिन अब जिंका वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय करने वाला था, तो वो टामा जिंका को रोकने जाती है, पर जिंका टामा का भी गला पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि जिंका अपने अंदर ही फंसा हुआ है और वो अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब टामा मरने वाली थी, इससे पहले वो जिंका से कहती है कि वो अपना प्रॉमिस ज़रूर पूरा करेगी और जिंका से शादी करेगी। ये सुनकर जिंका पहले से ठीक होने लगता है और टामा उसे किस कर देती है, जिससे लगता है कि अब सब सही हो गया। लेकिन तभी जिंका की स्पिरिचुअल पावर ऑब्जर्व करने की वजह से वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है और जिंका को छोड़कर बाकी सभी जमीन में गिर जाते हैं। ये देखकर जिंका अब वापस से काफ़ी गुस्से में आ जाता है और काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस लेडी ने टामा और शिनसुके को मरने से पहले बचा लिया था, पर उसे कहीं भी जिंका के होने का एहसास नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो लेडी कहती है कि जिंका अपने आप को पूरी तरह से भूल चुका है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ शिनसुके बेहोश होता है, लेकिन वो पहले से ठीक था। तभी टामा अकेले जिंका की तलाश में निकल जाती है, पर रिंजो टामा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टामा नहीं रुकती और अकेले जाने लगती है, क्योंकि टामा को पूरा भरोसा था कि जिंका कहीं ना कहीं अब भी जिंदा है और उसका इंतजार कर रहा है।
तो यहीं इस एनिमे का एंड होता है। मिलते हैं आपसे इसी तरह के किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।